अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पूरी करने के बाद लुशेन का चमकदार स्पिरिचुअल रूप धीरे धीरे लौटता है। उसका फिजिकल शरीर, जो शांति से मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा है, एक चमकती नीली एनर्जी से घिरा हुआ। लुशेन अपनी नई पावर को प्रोसेस करता है, उसे सफलतापूर्वक खत्म कर देता है, उस जानवर की सभी गंदगी जो उसने पहले खत्म कर दी थी। ध्यान से सिर्फ सबसे शुद्ध एनर्जी को बचाकर रखें ताकि वो अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल हो सके। अचानक उस पर पावर का एक बड़ा धमाका हुआ। मार्शल आर्ट्स और यूनिवर्सल कानूनों के बारे में अनगिनत यादें उसके शरीर में भर गईं और एक जानवर की डरावनी इमेज बन गई। उसके पीछे 3 आंखों वाला एक राक्षस दिखाई देता है। उसने जो अकाउंट इकट्ठा किया है, उससे पता चलता है कि सच में बहुत बड़ी वाइटल एनर्जी। लुशेन द्वारा ली गई एनर्जी की पूरी मात्रा और ताकत पूरी तरह से निराश, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जानवर की एनर्जी की घेरने वाली ताकत जो उसमें अनगिनत जिंदगियों को खाकर मिली थी, अंधेरा यूनिवर्स लुशेन की आत्मा को बुरी तरह से निगल रहा है। प्रेशर न झेल पाने की वजह से उसकी आंखों और मुंह की ताकत से एक चमकीला सुनहरा खून बहने लगता है। दर्द का एक बोझ जिसने उसके शरीर को तड़पाया। लुशेन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस की मुस्कान फैल गई। अपने हाथ को देखो, जिसने अपना ही सुनहरा खून पिया, और देखा कि ये नई एनर्जी कितनी जबरदस्त ताकतवर है। उसके चेहरे पर खून के निशान अभी भी चमक रहे थे। उसने शांति से अपने अंदर के बदलावों को देखा। उसने बताया कि जबरदस्त एनर्जी ने उसके दिमाग के अंदर एक रंग बिरंगा क्रिस्टल बना दिया। लिस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो। लुशेन अपना चमकता हुआ हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू करता है। एरेमोलिना से नीली और बैंगनी एनर्जी को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करता है। बिना किसी पछतावे के किरणों से बनी शुद्ध और रंगीन एनर्जी से बनी एक शानदार तलवार मेरे हाथ में मजबूती से बनती है। चमकते पत्ते को देखते हुए ये समझे कि हथियार से निकलने वाला हर रंग एक खास इमोशन की शुद्ध ताकत को दिखाता है। अपने नए हथियार के हिस्सों के बारे में मन में बताएं। धागे के लिए गुस्सा, नस के लिए डर, छेद करने वाली जगह के लिए हैरानी, ताकत के लिए खुशी, गार्ड के लिए सोच, पत्ते के पिछले हिस्से के लिए उदासी और लटके हुए गोले के लिए चिंता का इस्तेमाल करें। हथियार को ध्यान से देखते हुए लुशेन को पता चलता है कि भले ही कोई एक भावना अकेले होने पर भी बहुत मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन उनमें से कई को मिलाकर और एक साथ रखने से एक तरह की ताकत बनती है जो बिल्कुल अलग और बेहतर होती है। तलवार उसके चेहरे के चारों ओर चमकती है, उसकी आंखें पक्के इरादे से चमकती हैं। जान ले कि सिर्फ इस ताकत का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी दिखाया गया है, लेकिन यकीन माने ये सभी 7 भावनाओं पर हावी है। भविष्य में इससे एक ऐसा बदलाव आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंतरिक्ष के विशाल शून्य में खड़े होकर लुशेन अपनी नई रंग बिरंगी तलवार पर भरोसा तोड़ता है ताकि उसे रोशनी के कणों में बदल सके। ये देखते हुए कि आपके पास इस्तेमाल के लिए अभी भी एक और ट्रिक लिस्ट में है, ऊना स्माइल बुरलोना क्रूजा सू रोजरा अल डार्से को एहसास होता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर ने अपनी लिमिट्स को पार कर लिया है और वो तय करता है कि आपका अगला कदम ऑफिशियली लेवल 12 में एंटर करना है। तैयारी के लिए गहरी और स्थिर सांस ली। आपकी आंखें एक इंटेंस फोकस के साथ खुली और आपके चारों ओर एक डार्क एनर्जी फैल गई। जबकि उसका शरीर एक बेहतर किंगडम में आगे बढ़ने की तैयारी करता है, आपकी अविश्वसनीय एडवांसमेंट का असर मुझे बहुत दूर महसूस होता है। बैटलफील्ड जोन के बेस के अंदर पूरी बिल्डिंग हिंसक रूप से हिलने लगती है, जिससे आग भड़क जाती है और पैनिक बढ़ जाता है, जिससे जमीन गिरते ही लोग शॉक में ऊपर देखने लगे। वॉइड में वापसी, कॉस्मिक एनर्जी बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती है। चांदी के अनगिनत मैजिक रिंग्स और रोशनी का समंदर विशाल सफेद चमकते सिर को कसकर घेर लेता है। ला कास्करा प्रोटेक्टर तेजी से गिरा। उसने भारी मात्रा में नीली एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जो अरिमोलन ने गुस्से में उसके चारों ओर फैला दी थी। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखने के लिए विशाल कमांडर स्टेलर मोकुडो और उनके अधीनस्थ ए हिदाउ पूरी तरह से हैरानी से देख रहे थे। शुद्ध घूमने वाली ऊर्जा की ताकत मोकुडो को अपनी विशाल और मस्कुलर भुजाओं को उठाने के लिए मजबूर करती है ताकि वो तेज हवाओं का सामना कर सके। सुदांदो तेज दबाव के कारण मोकुडो ने हैरानी से बताया कि ल्यूशन का असली उत्थान आखिरकार शुरू हो रहा है। उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं जब उसने पूछा कि किस तरह का जीनियस डरावना और अविश्वसनीय है। खोज का अंत। अपनी तरफ ए हिदाओ घबराहट में अपनी छाती की ओर झुका, जोर जोर से आहें भर रहा था, जबकि उसके दिल में घबराहट की एक बेकाबू भावना बढ़ रही थी। प्रताड़ित लड़की को देखते हुए वो डर और हैरानी के मिले जुले भाव से बताता है कि वो इतना शक्तिशाली था कि आसमान को कब्जा कर सके और पृथ्वी ठीक उनके सामने एक बिंदु पर है।
अचानक तेज रोशनी का एक विशाल स्तंभ आसमान से उस क्षेत्र की ओर बढ़ती ताकत से गिरा। आसपास के योद्धा कंफ्यूज होकर देख रहे थे, क्योंकि जहां रोशनी पड़ रही थी वहां नीली लपटें निकल रही थी। सोच रहे थे कि अभी अभी कौन आया है नीले लामाओं के बीच से। एक नया योद्धा आगे बढ़ता है और खुद को मशहूर चमत्कार ऑन ट्यूरिंग के रूप में दिखाता है। बाकी दो योद्धा उसे पूरी तरह से इम्प्रेस होकर देखते हैं और बताते हैं कि मशहूर ऑन ट्यूरिंग भी एनर्जी की भारी गड़बड़ी से बेस की ओर अट्रैक्ट हुआ था। ऑन का एक्सप्रेशन तब तेज हो जाता है जब उसका ध्यान ऊपर आसमान में उस बड़ी मौजूदगी पर जाता है। उसने भीड़ की तरफ पीठ की और हैरानी से ऊपर देखा। नीली एनर्जी का वो बड़ा गोला जिसे लुशेंग बदल रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया और उसके गाल पर एक आह निकल आई जब उसने पूछा कि क्या बेस में कोई सच में लेवल 13 पर जा रहा है। वो निराश महसूस करता है, ये सोचकर कि उसका बड़ा रिटर्न पूरी तरह से छिप गया है। और भी हैरानी होगी जब आपको लगेगा कि खोपड़ी के अंदर मौजूद इंसान 43 पावर के नियमों का इस्तेमाल कर रहा है, जो अपने आप में 20 नियमों से दुगने से भी ज्यादा हैं। सीखना सीखें। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली और मोजे के अंदर एक डिटेल देखी, एट्राडोर। जब आप एनर्जी के टॉर्चर के आसपास देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आप असल में क्या देख रहे हैं। लेवल 13 पर चढ़ने के साथ कोई इत्तेफाक नहीं, पूरी तरह यकीन न होने पर नीचे देखते हुए एक अजीब सी हैरानी कि ये बस लेवल 12 पर चढ़ना है। समझ नहीं पा रहा था उस स्टेज पर किसी के पास इतनी नामुमकिन पावर कैसे हो सकती है। इस बीच बैटलफील्ड से बहुत ऊपर स्पेस में एक पर्पल डार्क और अस्तव्यस्त कोटल तेजी से खुलता है। शानदार स्टेला कमांडर मुकोडो खतरे को नोटिस करता है, जबकि अफरा तफरी और अंधेरे का एक ऑरा वॉइड से निकलने वाली पर्पल किरणों के साथ मिल जाता है। मुकोडो का चेहरा सीरियस हो जाता है, जबकि आसपास के सैनिकों से पूछें कि क्या वे अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं। योद्धाओं का एक ग्रुप जिसका लीडर लाल नुकीले बालों वाला एक आदमी है, जिसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार है, बहुत बड़ा, सहमति में जोर से दहाड़ रहा है, लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मुकोडो अपनी बड़ी मुट्ठी उठाता है और अपने पीछे स्पेस में तैर रहे योद्धाओं की सेना को एक करता है। समझाता है कि हर बार जब कोई होनहार इंसान बड़ी बढ़त बनाता है तो जानवरों का ग्रुप हमेशा हत्यारों को मारने के लिए भेजता है, इसलिए जीनियस की रक्षा करना उनका फर्ज है। मुकोडो को याद आता है कि उसका अपना ऑन ट्यूरिंग का लेवल 12 तक पहुंचना भी ऐसा ही था, लेकिन उसने लुशेंग के टैलेंट को माना। ये असल में मशहूर होनहार से कई गुना बड़ा है। एक खूंखार नज़र से मुकोडो फिर से नए सैनिकों के साथ रीजॉइन करता है, ऐलान करता है कि ये युवा जीनियस की रक्षा के लिए आखिरी लड़ाई है और सभी को आने वाले दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। इस बीच बड़ी स्पेस स्टेशन के बेस पर लौटते हुए शोरगुल वाले अलार्म बजने लगे। सोनार तेजी से बजने लगा, जिससे अंदर मौजूद सभी लोगों को खतरे का सिग्नल मिला। एक गंभीर योद्धाओं का ग्रुप, जिसे लाल स्कार्फ पहने एक आदमी लीड कर रहा था, लड़ाई के लिए लिस्ट बना रहा था। लड़ाई की जोरदार आवाज़ों के साथ अलग अलग योद्धाओं ने खुद को रंगीन एनर्जी की ढालों में लपेट लिया और दुश्मन पर हमला करने के इरादे से खाली जगह की ओर तेजी से बढ़े। इंसानी योद्धाओं की एक बड़ी लाइन, जिसमें भारी कवच, जादुई कपड़े और बड़े हथियार पहने लड़ाके शामिल थे, वे स्पेस में एक साथ रहे, लुशेंग से सजी एक बड़ी झाड़ी के सामने एक मजबूत दीवार बनाते हुए। वहां खोजते हुए एई हिडेओ ने सेनाओं के भारी जमावड़े को देखा और यूं ही खुद से कहा कि पूरा सीन थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा लग रहा है। अचानक एक लाल लड़की और दाढ़ी वाला एक लंबा और मस्क्यूलर लड़का रोशनी की एक चमक में दिखाई दिए। लड़की ने उत्साह से उससे पूछा कि वो कितने कातिलों को छिपाएगा, कहाँ आ सकता है, ये देखते हुए कि उन्होंने ऑन द्वारा 2 लेवल 13 जनरल भेजे हैं। लुशेंग जैसा एक राक्षस निश्चित रूप से और भी बड़ी ताकत को आकर्षित करेगा। जब मैंने ये सुना तो बस इसे छिपा दिया। मैं चुपचाप विश्वास के साथ सो गया और एक छोटी सी आह भरी। एई हिडेओ ने ग्रुप को मजबूती से शांत किया, ये पुष्टि करते हुए कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेवल 13 के 3 योद्धाओं के साथ उनके अधिकतम पॉइंट पर और कमांडर जनरल मुकोडो के साथ उस खाते का संकेत दें, क्योंकि कातिलों के पास एक मजबूत बचाव के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। हालांकि ग्रुप ने भरोसा किया और अचानक डर ने हमला कर दिया। आसमान की ओर देखो, पूरी तरह से एक नई मौजूदगी से डरा हुआ मस्क्यूलर टाइप एक सूखी ठंडी अलदार्स खाते में टूट जाता है कि उन्हें दबाने वाली भयानक आभा असल में कमांडर सुप्रीम लेवल 14 की है। आसमान के शीर्ष पर तीव्र बैंगनी किरणें हिंसक रूप से आराम करना शुरू कर देती हैं, जबकि एक अंधेरा और विशाल भंवर अस्त-व्यस्त ऊर्जा के साथ नीचे उतरता है। इससे पहले कि जबरदस्त दबाव ग्रुप को चकनाचूर कर पाता, मुकोडो का बड़ा और चमकदार सुनहरा हाथ नीचे आया और उन्हें उस ताकत से बचाने के लिए एक रुकावट बनाई।
सुनहरी रोशनी के पीछे एक बचाव। हिडेओ ने घबराकर उसने उस बड़े कमांडर की डरावनी आभा देखी, जिसने जवाब में बस एक गंभीर आवाज निकाली। अपनी चेहरे पर उदासी लिए मोकोलो ने बताया कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये खास आदमी उस पर हमला करेगा। मोकोडो और छोटी इंसानी सेना के ऊपर एक बड़ा गहरे बैंगनी रंग का पोर्टल खुलता है। पूरी तरह से मोकोडो नए आए हमलावर की पहचान सेकारा इयाई बुटे के रूप में करता है। इंसानी स्टार रेस और डरावने जानवरों के ग्रुप के बीच खतरनाक लड़ाई ऑफिशियली शुरू हो जाती है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के इंसानी योद्धाओं का एक बहादुर ग्रुप बिना डरे सीधे बड़े अंधेरे पोर्टल की ओर बढ़ता है, अपने हथियार ऊंचे उठाए हुए, जैसे वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। अचानक अंधेरे भंवर की गहरी परछाइयों से 3 ताकतवर लेवल 13 के दुश्मन योद्धा रंगीन रोशनी से बने तेज तीरों की तरह निकलते हैं। वे बिना समय बर्बाद किए तुरंत इंसानी डिफेंडरों की फ्रंट लाइन से एक जबरदस्त और जानलेवा लड़ाई में भिड़ जाते हैं। लड़ाई का मैदान जल्दी ही पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल जाता है। लंबा, मजबूत बकरी जैसी दाढ़ी वाला योद्धा अब तेज सुनहरी आग जैसी एनर्जी से चमक रहा है। वो हाई डी दांव के साथ बहुत ज्यादा दबाव में है और बचने के लिए बेताब चालें चलने को मजबूर है, क्योंकि ऊपर से उन पर गहरे बैंगनी रंग की एनर्जी के बड़े जानलेवा हमले हो रहे हैं। पूरे खाली तारों वाले शून्य में हर जगह खतरनाक और खूनी लड़ाई छिड़ जाती है। बहादुर इंसानी योद्धा पंखों वाले शैतानी जानवरों और बड़े सांपों से जोरदार भिड़ंत करते हैं, जो तेज एनर्जी बीम निकाल रहे हैं। पास में बड़ा स्टार कमांडर मोकोटो अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े पीले ड्रैगन जैसे राक्षस के डरावने चटकते जबड़ों से जबरदस्ती जूझता है। इस अफरा तफरी के ठीक बीच में मशहूर टैलेंटेड एओ नोंग ट्यूरिंग एक खतरनाक लड़ाई में उतरता है और एक ऐसे देवता की तरह लड़ता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। रूल पावर के 20 टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें उसने पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, वो अपने हाथ उठाता है और आखिरी शैतानी जनरल का सीधा सामना करने के लिए चमकदार सुनहरी आग का एक बड़ा घूमता हुआ गोला बुलाता है। एओ नोंग ट्यूरिंग डरावने ग्रे स्किन वाले सींग वाले राक्षस से जोरदार भिड़ंत करता है। उनके हथियार एक दूसरे पर जबरदस्त ताकत से हमला करते हैं, जिससे सुनहरी और बैंगनी एनर्जी का एक बड़ा जोरदार धमाका होता है जो आसपास की जगह को हिला देता है। इतने ताकतवर और खतरनाक दुश्मन से लड़ने के बावजूद एओ नोंग ट्यूरिंग का मन जलन की तेज भावना से बहुत ज्यादा भटका हुआ है। बहुत ज्यादा गुस्से में और साफ तौर पर निराश दिखते हुए वो सोचता है कि कैसे वो स्टार सेक्टर्स का अकेला बिना किसी शक के लेजेंड हुआ करता था। लॉर्ड मोकोटो ने पर्सनली उसकी तारीफ की थी, कम से कम तब तक जब तक ये नया रहस्यमयी टैलेंट अचानक एक नामुमकिन 43 रूल के टुकड़ों के साथ नहीं आ गया। जैसे जैसे वो लड़ता रहता है, उसके विचार पूरी तरह से उस चमकते नीले कोकून पर टिके रहते हैं जो दूर से तेज एनर्जी निकाल रहा है। वो गुस्से में खुद से तय करता है कि वो उस कोकून के अंदर छिपे किसी भी व्यक्ति से कमतर नहीं बनना चाहता, खासकर तब जब उनके अचानक आने से उसका सबसे बड़ा जीनियस होने का गर्व पूरी तरह से टूट गया। अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक सीमा तक धकेरे जाने पर एओ नोंग ट्यूरिंग आखिरकार अपना आपा खो देता है। उसकी आंखें एक तेज सफेद रोशनी से चमकने लगती हैं, क्योंकि वो गुस्से में अपने दुश्मन को मरने के लिए चिल्लाता है, अपनी अब तक की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। वो अंधेरे तारों वाले खालीपन में धधकती सुनहरी एनर्जी की एक बहुत बड़ी जबरदस्त बौछार करता है, जिससे जोरदार धमाके सीधे उस डरावने राक्षसी जानवर की ओर जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हमला ग्रे स्किन वाले सींग वाले राक्षस जनरल पर सीधे लगता है, जिससे जलती हुई आग और तेज रोशनी का एक पूरी तरह से अंधा कर देने वाला धमाका होता है। अचानक हुए हमले की बहुत ज्यादा और खतरनाक ताकत राक्षस को पूरी तरह से दबा देती है। उसका मजबूत शरीर असल में घुलने और जलने लगता है, जो तेज नीली और गहरी बैंगनी एनर्जी के एक बेतहाशा घूमते हुए माहौल में फंस जाता है। हमले का दबाव इतना तेज और खतरनाक होता है कि राक्षस का चेहरा और बड़े सींग सचमुच फटने और टूटने लगते हैं।
दूर से ताकत का ये जबरदस्त प्रदर्शन देखकर छोटे नारंगी बालों वाली लड़की हैरान और इम्प्रेस दिखती है। वो मन ही मन सोचती है कि एओ नोंग जैसे मशहूर और टैलेंटेड इंसान से हर कोई ऐसे ही खतरनाक हमले की उम्मीद करता है। उसी समय लड़ाई के मैदान के एक बिल्कुल अलग तरफ हाई जी दाओ अपनी जगह बनाए रखने के लिए जोरदार लड़ाई करता है। वो अपनी तेज तलवार का इस्तेमाल करके एक अलग बिना चेहरे वाले डेमन जनरल के भारी और जबरदस्त हमले को मुश्किल से रोकता है, जिससे गहरे बैंगनी रंग की एनर्जी निकलती है। जैसे ही उसे जोर से पीछे धकेला जाता है, वो मन ही मन इन लेवल 13 जनरलों की सच में डरावनी और जबरदस्त शारीरिक ताकत को नोटिस करता है। अपनी मुश्किल और जानलेवा ताकत के बावजूद हाई जी दाओ एओ नोंग की लड़ाई को कंफ्यूज्ड और थोड़े मजेदार एक्सप्रेशन के साथ देखता है। वो सोचता है कि आमतौर पर एक लेवल 12 के योद्धा को लेवल 13 के जानवर के खिलाफ डटे रहना देखकर वो अंदर तक चौंक जाता। हालांकि लियू शेन को लड़ते हुए देखने के उसके हाल के अनुभवों ने उसका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे ये नामुमकिन सा काम अब उसे बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बदकिस्मती से एओ नोंग की जीत का पल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ग्रे स्किन वाले डेमन जनरल के कटे फटे चेहरे पर अचानक एक डरावनी चौड़ी मुस्कान फैल जाती है। गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा से चमकता हुआ डेमन जनरल आसानी से और तुरंत अपने भाई को पूरी तरह से पुनर्जीवित कर लेता है। उसका शरीर ठीक हो जाता है। वो एक ताना मारने वाली मुस्कान के साथ अपनी पूरी ताकत में लौट आता है, ऐसा बर्ताव करते हुए मानो उसे कभी कोई भारी चोट लगी ही ना हो। अपने सबसे घातक हमले को कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से बेकार होते देख आओ नोंग ट्यूरिंग को पसीना आ जाता है। वो उस राक्षस की तुरंत ठीक होने की क्षमताओं को देखकर पूरी तरह से डरा हुआ और बहुत ज़्यादा निराश लगता है। फिर भी अपनी मौजूदा घबराहट के बावजूद ये बात कि वो सिर्फ लेवल 12 का शरीर होते हुए भी लेवल 13 के जानवर को घेरने और उसे भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, अपने आप में एक बेहद दुर्लभ और गर्व करने लायक उपलब्धि है। लेकिन हकीकत कड़वी है। उसके विनाशकारी और शक्तिशाली हमले के बावजूद वो दानव सेनापति उसके सामने मजबूती से खड़ा है, जिसे कोई असली या स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा है। पूरी तरह से गुस्से और अविश्वास में अपनी छाती पकड़कर आओ नोंग ट्यूरिंग इस बेहद निराशाजनक हकीकत को स्वीकार करने के लिए जोरदार संघर्ष करता है। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वो एक अमर स्तर के वंश का गर्वित वारिस होने के अपने बेहद प्रतिष्ठित दर्जे और ट्यूरिंग परिवार के सबसे बड़े गौरव के रूप में अपनी भूमिका के बारे में सोचता है। उसे इस दर्दनाक विचार से गहरी शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसके जैसा एक जीनियस जो लेवल 15 का गैलेक्सी लॉर्ड बनने के लिए पैदा हुआ है, इस समय बस यही उम्मीद कर रहा है कि वो सिर्फ लेवल 13 के जानवर से हार ना जाए। हार मानने और पराजय स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार ना करते हुए आओ नोंग ट्यूरिंग अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है, जो अचानक तेज गर्म सुनहरी लपटों से जल उठती है। पूरे दृढ़ संकल्प के साथ चीखते हुए वो अपने अमर वंश की असली छिपी हुई शक्ति को जोरदार तरीके से जगाता है। इससे उसके पूरे शरीर के चारों ओर आग जैसी ऊर्जा का एक विशाल और आंखों को चौंधिया देने वाला विस्फोट होता है। हालांकि खुद को अपनी शारीरिक सीमाओं की हद तक धकेलने के बावजूद वो मन ही मन इस दर्दनाक सच को स्वीकार करता है कि उसके और लेवल 13 के सेनापति के बीच असली ताकत में अभी भी एक ऐसी खाई है जिसे पाटा नहीं जा सकता। आओ नोंग ट्यूरिंग अपने विरोधी पर आग जैसे मुक्कों की एक तेज जोरदार बौछार करता है, लेकिन भूरे रंग की चमड़ी वाला सींगों वाला दानव सेनापति अपनी विशाल तलवार से हर एक वार को आसानी से रोक लेता है, जिससे वो युवा जीनियस उसे कोई भी गंभीर चोट पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम रहता है। अचानक आओ नोंग की चमकती आंखें पूरी तरह से हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज सीधे उसके अपने दिमाग के अंदर उसका नाम पुकारने लगती है। वो जहां है वहीं पूरी तरह से जम जाता है और अपने जोरदार हमले को बीच में ही रोक देता है। एक अजीब और डरावनी आवाज उसे लुभाते हुए पूछती है कि क्या वो एक बहुत बड़ी और बेजोड़ शक्ति पाना चाहता है। तारों से भरे खालीपन में पूरी तरह से स्थिर तैरते हुए और एक चमकते नीले घेरे में लिपटे आओ नोंग ट्यूरिंग पूरी घबराहट और गहरे असमंजस में चारों ओर देखते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं, ये जानने की मांग करते हुए कि परछाइयों से उनसे कौन बात कर रहा है। वो रहस्यमयी आवाज शांति से आओ नोंग ट्यूरिंग को ऊपर देखने का आदेश देती है। अभी भी गहरे असमंजस में और अपने मन में अचानक हुई इस घुसपैठ से हिले वो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाते हैं। जैसे ही वो तारों से भरे खालीपन में गहराई से देखते हैं, ऊपर चमकती नेबुला से अचानक दो विशालकाय ब्रह्मांडीय आंखें प्रकट होती हैं।
वो अलौकिक सत्ता लापरवाही से उन्हें बताती है कि उन्हें बहुत अधिक शक्ति प्रदान करना उसके लिए एक बेहद आसान काम है। उस विशाल चमकती आंख का एक क्लोजअप दृश्य स्पष्ट रूप से उस अजीब प्राणी के विशाल पैमाने और वास्तव में भयानक प्रकृति पर जोर देता है जो इस समय उस युवा मेधावी का सामना कर रहा है। वे विशाल चमकती आंखें आओनोंग की छोटी सी आकृति के ऊपर भारी भरकम ढंग से छाई हुई हैं। वो सत्ता प्रतिद्वंदी मेधावी के पास मौजूद 43 नियम खंडों को कम तरांकती है और गर्व से दावा करती है कि वो आओनोंग को पलक झपकने में सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों खंडों में महारत हासिल करने में आसानी से मदद कर सकती है। इन दावों से पूरी तरह से सन्न होकर चुप रहे आओनोंग ध्यान से सुनते हैं जब वो चमकता प्राणी उन्हें वो सब कुछ देने की पेशकश करता है जिसकी वो कभी इच्छा कर सकते हैं। वो वादा करता है कि वो उन्हें तेजी से 13वें लेवल तक पहुंचने, ब्रह्मांडीय नियमों में पूरी तरह से महारत हासिल करने या यहाँ तक कि जादुई रूप से उनकी पहले से ही प्रतिष्ठित रक्त वंशावली को पौराणिक सम्राट स्तर तक उन्नत करने में मदद करेगा। वो युवा योद्धा इस अविश्वसनीय रूप से लुभावने प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करता है क्योंकि वो आवाज़ उसे पूरे सर्प ब्रह्मांड का सबसे महान मेधावी बनाने की गारंटी देती है। वो लापरवाही से ये भी जोड़ती है कि इन सब के बदले में उसे बस एक छोटी सी शर्त पूरी करनी होगी। अंत में एक अलौकिक चमकता हुआ हाथ उस तेज ब्रह्मांडीय प्रकाश से धीरे से बाहर निकलता है और नरमी से आओनोंग की ठोड़ी ऊपर उठाता है। वो रहस्यमयी सत्ता फिर चुपचाप अपना प्रस्ताव पूरा करती है, बस उस मेधावी से इस परम और अजेय शक्ति के बदले में उसके लिए एक बहुत छोटा सा काम करने का अनुरोध करती है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एओनैंग ट्यूरिंग तारों भरे खालीपन में खड़ा है। उसका चेहरा पूरी तरह से हैरान है क्योंकि वो अपने मन में बोल रही रहस्यमयी आवाज़ की पहचान पर सवाल उठा रहा है। ऊपर अस्त-व्यस्त घूमती हुई जगह में देखते हुए उसे हैरानी से एहसास होता है कि उसका सामना गुमनामी के भगवान से हो रहा है जिसकी बड़ी डरावनी आंखें सीधे उस पर मंडरा रही हैं। थोड़ी देर के लिए उस युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति पर उलझन और झिझक छा जाती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वो असल में उस अंधेरी शक्ति के लुभावने ऑफर के बारे में सोचता है। चुपचाप खुद से सोचता है कि क्या उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। अचानक अपने बुरे विचारों से बाहर निकलकर एओनैंग ट्यूरिंग अपना दिमाग साफ करने के लिए जोर से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है। नए पक्के इरादे और गुस्से के साथ वो दृढ़ता से ऑफर को मना कर देता है। गुस्से में कहता है कि उसके जैसा गर्व करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति उस तरह का कचरा नहीं है जिसे अंधेरे पक्ष का कोई घिनौना जीव आसानी से बहका सके। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो गुस्से में उस डार्क एंटिटी को जाने का हुक्म देता है और नीली एनर्जी की एक बड़ी अंधा करने वाली बीम सीधे खाली जगह में छोड़ता है। जबरदस्त धमाका ऊपर आसमान में होता है जिससे डार्क कॉस्मिक स्पेस में चमकती दरारों का एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है और मेंटल इल्यूजन टूट जाता है। बिना समय गंवाए एओनैंग ट्यूरिंग लड़ाई में वापस भागता है और खुद के लिए मेंटल स्ट्रगल को एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करता है। वो तुरंत खतरनाक सींग वाले डेविल दुश्मन से जोरदार भिड़ जाता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, सफ़ेद डेविल गुस्से से मुस्कुराता है, डार्क साइड की मैनिपुलेशन जारी रखते हुए बताता है कि कोकून के अंदर का जीनियस एओनैंग ट्यूरिंग की सारी चीज़ें चुराने वाला है। वो जीव सवाल करता है कि युवा योद्धा एक दुश्मन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा, जबकि डार्क साइड में शामिल होने से अरबों गुना ज़्यादा इनाम मिलता है। डेविल अपनी मैनिपुलेटिव बातों के बाद एक जोरदार चमकता हुआ वार करता है जिससे युवा योद्धा घायल हो जाता है, जिससे वो पसीने से तरबतर हो जाता है और हमले से बचने के लिए जोर लगाता है। वार की जोरदार ताकत से एओनैंग ट्यूरिंग तारों वाली जगह से पीछे धकेल दिया जाता है, जबकि डेमन उसके बिना स्वार्थ के लिए लिए गए फैसले को समझने में अपनी असली नाकाबिलियत दिखाता है। नुकसान उठाने और भारी साइकोलॉजिकल असर सहने के बावजूद एओनैंग ट्यूरिंग पूरी तरह चुप रहता है, एक पस्त लेकिन पक्के चेहरे के साथ अपनी जगह पर डटा रहता है। इस अफरा तफरी वाली लड़ाई के बीच एओनैंग ट्यूरिंग का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है जब उसे अपने पीछे कुछ दिखता है। वो ऊपर देखता है और ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो उस बड़े चमकते नीले कोकून के कितने करीब आ गया है। बड़े बैटलफील्ड में चारों ओर नजर डालते हुए वो देखता है कि स्टार सुप्रीम कमांडर मोकोटो अभी एक अनजान डायमेंशन में लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन से लड़ रहा है। वो ये भी देखता है कि उसके साथी अपनी अपनी लड़ाइयों में पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये देखकर कि हर कोई अपने अपने दुश्मनों से पूरी तरह से भटका हुआ है, एओनैंग ट्यूरिंग को एहसास होता है कि बैटलफील्ड में कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक साया छा जाता है जब उसके दिमाग में एक धोखेबाज आइडिया घर कर जाता है और वो अपनी लड़ाई को कमजोर कोकून के थोड़ा और करीब ले जाने के बारे में सोचता है। वो ठंडे दिमाग से अपने बुरे इरादों को सही ठहराता है, ये सोचकर कि अगर वो जानबूझकर लेवल 13 के डेमन के हमले से समय पर नहीं बचता तो कोकून को होने वाला कोई भी नुकसान एक जरूरी हादसा मान लिया जाएगा।
एक शैतानी चमकती मुस्कान के साथ वो खुद से मानता है कि वो अंधेरी चीज असल में एक बात में सही थी। चमकते हुए होल के अंदर शांति से आराम कर रहे लियू शैंग के सिलवेट को घूरते हुए एओनैंग ट्यूरिंग सवाल करता है कि उसे उसी इंसान की रक्षा क्यों करनी चाहिए जो उसकी सारी शान चुराने के लिए बना है। अपने दुश्मन को खत्म होने देने के बुरे विचार को पूरी तरह अपनाते हुए उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान फैल जाती है। अचानक उसकी धोखेबाज साजिश तब नाकाम हो जाती है जब वो एक आने वाले हमले से हैरान रह जाता है। सफेद सींग वाला डेविल उस पर जोर से झपटा और गहरे बैंगनी रंग की एनर्जी का एक जोरदार और भारी वार किया। एओनैंग ट्यूरिंग दर्द से चिल्लाया जब जोरदार वार ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। इस वार से वो बेबस होकर तारों वाले खालीपन में पीछे की ओर उड़ गया और सीधे कोकून की ओर जा गिरा। हमले के दर्द में दांत पीसते हुए उसने तनाव भरे चेहरे से देखा कि उसका गलत प्लान काम कर रहा है। जैसे ही नॉकबैक ने उसे रोशनी के कोकून के ठीक बगल में पहुंचा दिया, एओनैंग ट्यूरिंग का चेहरा अचानक गहरी हैरानी में बदल गया, क्योंकि उसने अपने दुश्मन में एक भयानक बदलाव महसूस किया। उसका सामना कर रहा सफेद सींग वाला डेविल गहरे बैंगनी रंग की एनर्जी के एक बड़े उछाल के साथ वायलेंटली फट पड़ा और अपनी ताकत तेजी से आसमान छूते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। डेविल का ऑरा एक डरावनी लाल चमकती परछाई जैसी शक्ल ले लेता है और एक डरावनी मुस्कान देता है, जिससे पता चलता है कि वो आखिरकार अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। डरावनी सच्चाई का एहसास होने पर एओनैंग ट्यूरिंग गुस्से में एक चमकता नीला पंच तैयार करता है और गुस्से में मानता है कि वो जीव इस पूरे समय उसके साथ खेल रहा था और असल में लेवल 13 के एकदम पीक पर है, जिससे वो राक्षसी जनरलों में सबसे ताकतवर बन जाता है। सफेद सींग वाला राक्षस शैतानी मुस्कान के साथ ये कन्फर्म करता है। ये ठीक इसी मौके का सब्र से इंतजार कर रहा था। एओनैंग ट्यूरिंग पर डर की एक लहर छा गई जब उसे एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया था और एक कमजोर कोकून को तबाह करने के लिए, शैतान को करीब लाने के लिए सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस एहसास ने उसे अपनी गलती सुधारने के लिए शैतान की तरफ बेताबी से झपटने पर मजबूर कर दिया। इस शर्मनाक और भयानक नतीजे को मानने से इनकार करते हुए घबराया हुआ नौजवान जीनियस पागलों की तरह हाथ बढ़ाता है और उस राक्षस को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। हालांकि शैतान बस अपनी एक चमकती हुई उंगली उसकी तरफ करता है और उस नौजवान योद्धा का ठंडे लहजे में मजाक उड़ाता है, जैसे वो कोई मामूली कीड़ा हो जो उसकी सबसे बड़ी योजना को रोक ही नहीं सकता। रोशनी की एक भयानक चमक के साथ शैतान बैंगनी ऊर्जा की एक बहुत बड़ी केंद्रित किरण छोड़ता है जो जोर से एओनैंग ट्यूरिंग के धड़ को चीर देती है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है। उस नौजवान जीनियस की रफ्तार एकदम से रुक जाती है और वो अंतरिक्ष में बेजान सा तैरता रहता है। उसकी छाती में एक बहुत बड़ा जानलेवा छेद हो गया है। वो खून खांसता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और वो कमजोर आवाज में अपने ही बेवकूफ़ी भरे कामों पर सवाल करता है। बेजान सा बहते हुए एओनैंग ट्यूरिंग बेबसी से नीचे चमकती हुई बैंगनी खाई में गिर जाता है, अपनी भयानक नाकामी पर कड़वे आंसू बहाता है और खुद को तारों भरे आसमान का गुनहगार कहता है, क्योंकि उसने अपनी छोटी सी जलन की वजह से उन सब को बर्बादी की तरफ धकेल दिया था। हाईजी दाओ अचानक से हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि सफ़ेद सींगों वाला शैतान उसके पास से तेजी से गुजरता हुआ सीधे उस कमज़ोर कोकून की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है जब उसे एहसास होता है कि उनके आसपास हो रही सारी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थीं और दुश्मन का असली निशाना तो शुरू से ही लियू शेंग था। उस नौजवान जीनियस को बचाने के लिए बेताब हाईजी दाओ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक बिना चेहरे वाला शैतान उसे जोर से रोक लेता है और उस पर काली ऊर्जा का एक जोरदार वार करता है। हाईजी दाओ गुस्से से शैतान के इस सोचे समझे जाल को कोसता है। इस बीच एक अंधेरे डरावने आयाम में जो तैरती हुई चमकती लाल क्रिस्टल जैसी आंखों से भरा हुआ है, लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन यानी विनाश का स्वामी शैतानी अंदाज में हंसता है, ये महसूस करते हुए कि उनका सबसे बड़ा मकसद आखिरकार उनकी पहुंच में आ गया है। तारों भरे युद्ध के मैदान में वापस आकर सफ़ेद सींगों वाला शैतान अपनी मुट्ठी में गहरी बैंगनी ऊर्जा भरता है और अपने शिकार की मौत की गर्जना करते हुए सीधे उस बेसहारा कोकून पर झपट पड़ता है। राक्षस के नुकीले पंजे जोर से चमकते हुए नीले कवच से टकराते हैं। तुरंत ही वो कोकून टूटकर बिखर जाता है और उसमें से एक विशाल घूमता हुआ आंखों को चौंधिया देने वाली सफ़ेद और नीली रोशनी का भंवर फूट पड़ता है। हालांकि उस दानव का विनाशकारी वार बिना किसी मेहनत के वहीं रुक जाता है। उस तेज रोशनी में से एक इंसानी हाथ बाहर निकलता है जो उस भारी वार को बड़ी आसानी से सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। ये देखकर वो दानव सेनापति पूरी तरह से सदमे और असमंजस में जम सा जाता है। लियू शेंग आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि उसे इस खास तकनीक का इस्तेमाल किए हुए बहुत लंबा समय बीत गया है।
बड़ी सहजता और अचूक सटीकता के साथ लियू शेंग का हाथ उस चमकती रोशनी से बाहर निकलता है और सीधे उस सफ़ेद सींगों वाले दानव के माथे पर तारों जैसी शक्ति से भरा एक छोटा सा केंद्रित झटका देता है। उस दानव सेनापति की आंखें घोर आतंक और असमंजस से चौड़ी हो जाती हैं। वो उस पर पड़ने वाली जबरदस्त शक्ति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। विनाशकारी ऊर्जा का एक आंखों को चौंधिया देने वाला खंबा सीधे उस राक्षस के शरीर के बीच से आर पार निकल जाता है और उसे पूरी तरह से पछाड़ देता है। वो राक्षस जोर से चीखता है और मानने से इनकार करता है। ये जिद करता है कि ऐसा होना असंभव है। उस लेवल 13 के दानव का अविश्वसनीय रूप से कठोर शरीर उस छोटे से वार के कारण तुरंत ही जोर से चटकने और टूटने लगता है। उंगली के उस छोटे से झटके की जबरदस्त शक्ति के कारण एक विशाल आंखों को चौंधिया देने वाला धमाका होता है, जिससे तारों भरे वो युद्ध का मैदान जोर से हिल जाता है। जैसे ही वो तेज रोशनी फीकी पड़ती है और स्पेस की धूल नीचे बैठने लगती है, लियू शेंग की काली परछाई उस घूमते हुए मलबे के बीच पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी दिखाई देती है। पास ही इंसानी सैनिकों का एक समूह शक्ति के उस शानदार प्रदर्शन को देख रहा होता है। वो पूरी तरह से विस्मय में ऊपर घूरते रहते हैं और सोचते हैं कि उस टूटे हुए कोकून में से अभी-अभी किस तरह का सर्वोच्च प्राणी बाहर निकला है। लियू शेंग पूरी तरह से उस धुएं से बाहर निकलता है और ये पता चलता है कि उसके विकास के दौरान उसके बाल काफी लंबे हो गए हैं। अपने हाथों को जेबों में डाले हुए वो बड़े आराम से खड़ा होता है, अपने आसपास के उस अफरा तफरी भरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करता है और बड़े शांत भाव से कहता है कि चूंकि बाहर का माहौल इतना रोमांचक है, इसलिए वो इस लड़ाई में शामिल होने से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी शिकारी जैसी मुस्कान फैल जाती है और उसकी तेज नीली आंखें उसकी नई मिली शक्ति के कारण जोर से चमकने लगती हैं। कुछ दूरी से ये सब देखते हुए हाईजी दाओ अपना सारा संयम पूरी तरह से खो बैठता है। अत्यधिक शौक से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। वो अविश्वास में चीख पड़ता है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि उनके सामने खड़ा वो जबरदस्त शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि नया भर्ती हुआ सैनिक लियू शेंग है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसानी बैकअप योद्धा हैरानी से देखते रह जाते हैं जब नीली रोशनी का एक विशाल क्रॉस के आकार का धमाका अंधेरे युद्ध के मैदान को रोशन कर देता है। उनके बीच मुनरो और एक अन्य योद्धा सदमे में देखते हैं और शक्ति के इस जबरदस्त प्रदर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। नीली ब्रह्मांडीय ऊर्जा के घूमते हुए भंवर के केंद्र में लियू शेंग शांति से खड़े हैं। मुनरो की आंखें फटी रह जाती हैं और उसे पसीना आने लगता है। वह अविश्वास में हकलाता है क्योंकि वह उस जानी पहचानी परछाई को पहचान लेता है। जैसे ही तेज रोशनी में लियू शेंग का आत्मविश्वास से भरा चेहरा साफ होता है, मुनरो को यकीन हो जाता है कि यह योद्धा सचमुच वही है। उसी समय लेवल 13 के सफेद सींग वाले दानव का मजबूत शरीर टूटकर बिखर जाता है और खून से लथपथ हो जाता है, जबकि वह जीव चीखता है कि उसकी इतनी जल्दी हार नामुमकिन है। तनाव और भ्रम में डूबा मुनरो सोचता है कि कोई भी एक ही बिना किसी मेहनत वाले वार से इतने भयानक लेवल 13 के जानवर को कैसे हरा सकता है। लियू शेंग की ईश्वर जैसी आकृति को घूरते हुए मुनरो को एहसास होता है कि उसने मार्शल आर्ट की प्रतिभा के मामले में अपने और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच इतना विशाल, निराशा पैदा करने वाला अंतर पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे याद आता है कि वह एक एल्फ योद्धा के साथ उस दूसरी दुनिया के युद्ध के मैदान में गया था, जहां उसने अक्सर उस क्षेत्र के होनहार योद्धा आओ नोंग ट्यूरिंग के महान कारनामों के बारे में सुना था। हालांकि उन अविश्वसनीय कहानियों के बावजूद मुनरो मन ही मन मानता है कि लियू शेंग अब तक का सबसे भयानक प्राणी है जिससे उसका सामना हुआ है। अपनी ही कमजोरी से निराश होकर मुनरो अपनी मुट्ठी कस लेता है और स्थिति को समझ नहीं पाता। वह कांप उठता है यह सोचकर कि पिछले टूर्नामेंट के बाद से सिर्फ कुछ ही सालों में लियू शेंग कैसे लेवल 10 से सीधे लेवल 12 पर पहुंच गया और अब वह ऊंचे लेवल के दुश्मनों को भी बिना किसी मेहनत के कुचल सकता है। जब लियू शेंग एक शक्तिशाली गुलाबी और बैंगनी आभा के बीच शान से खड़ा होता है तो मुनरो के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। वह इस बात से भयभीत है कि एक नया लेवल 12 का योद्धा लेवल 13 के विरोधी के साथ मौजूद विशाल अंतर को ऐसे नजरअंदाज कर सकता है जैसे वह कुछ हो ही नहीं। पसीने से तर और शक्ति के इस प्रदर्शन से अभिभूत होकर मुनरो अपना सिर झुका लेता है और एक गहरी थकी हुई आह भरता है और फिर हैरानी से ऊपर देखता है। वह अपने साथी से कहता है कि अब उसे समझ आया कि उस स्टेलर गवर्नर ने इस योद्धा की रक्षा के लिए दखल क्यों दिया था। वह कहता है कि ऐसी प्रतिभा का वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन है। मुनरो और अन्य बैकअप योद्धा श्रद्धा से देखते हैं जब लियू शेंग उस घूमते हुए ब्रह्मांडीय भंवर के केंद्र में शांति से
से तैरता रहता है। अपने हाथों को जेब में डाले और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खड़े लिू शेंग एक तीव्र आभा बिखेर रहे थे, मानो वे मानवता के लिए परम प्रकाश और आशा के प्रतीक हों। अचानक लिू शेंग की तीखी नीली आंखें सिकुड़ गईं जब उन्होंने ऊपर देखा और एक नई अशुभ उपस्थिति को महसूस किया। बहुत ऊपर अंधेरे में एक भयानक लाल शून्य खुल गया, जो अनगिनत विशाल भयावह आंखों से भरा हुआ था, जो नीचे घूर रही थीं। इस दृश्य से विचलित हुए बिना लिू शेंग ने शांत भाव से अपना हाथ उठाया, ब्रह्मांडीय शक्ति का उपयोग करते हुए नीली और सफेद ऊर्जा का एक चमकदार ब्लेड बनाया और अपने तीव्र क्रोध का उपयोग करके उसकी धार को तेज किया। उन्होंने अपना चमकता हुआ हाथ ऊपर उठाया, प्रकाश की विशाल तलवार प्रकट की और अपनी आश्चर्यबोधक क्षमता का उपयोग करके उसकी भेदी नोक को तेज किया। अपना हथियार तैयार करके लिू शेंग ऊपर की ओर छलांग लगाई, नीली ऊर्जा की एक चकाचौंध भरी लकीर के रूप में हवा में तेजी से आगे बढ़े। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लू इन भयानक ब्रह्मांडीय प्राणियों को घूरता है और व्यंग्यात्मक रूप से उनसे पूछता है कि वे क्या देख रहे हैं। बिना समय गवाए वह तेजी से हमलों की बौछार करता है, अपनी ऊर्जा तलवार को घुमाते हुए अंधेरे शून्य में चमकदार नीले रंग की धारियों का एक अराजक जाल बनाता है। विशाल लाल ब्रह्मांडीय आंखें अचानक हमले से अचंभित रह जाती हैं। हमले की अत्यधिक गति से उनकी पुतलियां सदमे से सिकुड़ जाती हैं। हमले की शक्ति को सहन करने में असमर्थ विशाल लाल आंखें चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश के नीचे फट जाती हैं। नीली धारियों का जाल एक विशाल चकाचौंध कर देने वाले विस्फोट में बदल जाता है, ब्रह्मांडीय प्राणियों को नष्ट कर देता है और तारों भरे अंतरिक्ष को रोशन कर देता है। विस्फोट की शक्तिशाली आघात लहर पास के मानव सहायक योद्धाओं के एक समूह को आश्चर्य और विस्मय से पीछे की ओर उड़ा देती है। जैसे ही ऊर्जा शांत होती है, लिू शेंग शून्य में शांति से खड़ा होता है, जो चमकती आंखों वाले तैरते हुए हीरे जैसे आकार के बैंगनी क्रिस्टलों से घिरा होता है। प्राणियों के बचे हुए टुकड़े उसे कोसते हैं, हालांकि उनकी धमकियां बेअसर हैं और बैंगनी क्रिस्टल जैसी आंखें धीरे धीरे तारों भरे आकाश में विलीन हो जाती हैं, जैसे कसम खा रही हों कि वे उसे कभी माफ नहीं करेंगी। उनकी धमकियों से बेपरवाह लिू शेंग आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और ताना मारता है कि चूंकि उसने उनके एक सेवक का वध किया है, इसलिए उसे इस तरह घूरने का कोई अधिकार नहीं है। अपने हाथ को देखते हुए लिू शेंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह उस बोझ पर विचार करता है जिसे वह नीले तारे के लिए नियत प्रलय के बारे में जानने से ढो रहा है। अपनी दुनिया को बचाने की उसकी बेतहाश भैक हमेशा एक भ्रम जैसी लगती थी, जैसे कोई बेवकूफ आदमी पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसकी तेज नीली आंखों में एक नया दृढ़ निश्चय चमक उठता है जब वह देखता है कि अब हालात बदल चुके हैं। वह स्वयं को गहरे रंग के क्यूब से बनी एक विशाल सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़ा देखता है, जो ऊपर एक दिव्य रोशनी की ओर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका अंतिम लक्ष्य अब उसकी पहुंच में है। उसे यकीन है कि अब वह अपनी दुनिया को बचाने की उस असंभव कल्पना को सच कर सकता है। उसके चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान खिल उठती है जब वह यह स्वीकार करता है कि उसकी लेवल 12 की शक्ति अभी भी लेवल 15 के शिखर से काफी दूर है। अचानक उसकी आंखें एक जटिल सुनहरे मैजिकल घेरे के साथ जोर से चमक जाती हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी यह नई शक्ति उसे ऐसा करने में सक्षम बनाएगी। उसे कुछ छिपे हुए सत्यों को देखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही लिू शेंग के शरीर में मौजूद 50 लाख अमर कोशिकाएं एक साथ प्रज्वलित होती हैं, एक असीम और भयानक शक्ति उसके अस्तित्व को भर देती है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है जब वो देखता है कि हाल ही में मिली इस सफलता के बिना ये शक्ति उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती, लेकिन अब वो इसे संभालने में सक्षम है। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए लिू शेंग अपने सीने में धधकती हुई शक्ति को केंद्रित करता है। वो तारों भरे आकाश में दीप्तिमान प्रकाश और अग्नि का एक चकाचौंध कर देने वाला विस्फोट करता है, जिससे एक विशाल आघात तरंग उत्पन्न होती है जो अपने रास्ते में आने वाले सभी को उड़ा ले जाती है। विस्फोट में फंसे कई मानव योद्धा दर्द से चिल्लाते हैं क्योंकि वे दबाव से पीछे की ओर फेंके जाते हैं। युवा प्रतिभावान आओ नोंग ट्यूरिंग भी उड़ जाता है, सदमे में चीखता है और सवाल करता है कि ये जबरदस्त शक्ति क्या हो सकती है। पसीने से तरबतर और आंखें फाड़कर आओ नोंग ट्यूरिंग अपने ऊपर पड़ रहे भयानक आनुवांशिक दबाव से जूझता है। वो अविश्वास से ये महसूस करता है कि ये शक्ति अमर स्तर की वंश परंपरा से भी कहीं अधिक है और निष्कर्ष निकालता है कि ये निश्चित रूप से पौराणिक संप्रभु स्तर की वंश परंपरा है। युद्ध क्षेत्र में कहीं और हाई जी दाओ एक चेहरे विहीन एक आंख वाले दानव से लड़ रहा है। हाई जी दाओ के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल जाती है और उसकी बैंगनी आंखें चमक उठती हैं, जिससे आओ नोंग का संदेह पुष्ट होता है और वो घोषणा करता है कि ऐसी आभा केवल संप्रभु स्तर की वंश परंपरा की ही हो सकती है।
एक भयंकर चीख के साथ हाईजी दाओ अपनी चमकती नीली तलवार को विनाशकारी बल से घुमाता है और शक्तिशाली दानव को 2 हिस्सों में काट देता है। अपने प्रहार के बाद के प्रभाव से लथपथ हाईजी दाओ मुस्कुराता है और दुश्मन को शेखी बघारता है कि उनके क्षेत्र ने एक संप्रभु स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है और राक्षसों को कांपने का आदेश देता है। लू शेंग की शक्ति के लाल प्रकाश में नहाए हुए भयानक राक्षसों और दानवों का एक समूह आतंक से घूर रहा है। नव उन्नत मानव योद्धा की जबरदस्त उपस्थिति से स्तब्ध हैं। ब्रह्मांडीय युद्ध क्षेत्र के बीच लू शेंग अपनी प्रचंड ऊर्जा को प्रवाहित करता है और अपने मुख्य अनुक्रम तारा रूप स्वर्ण कौवे का आह्वान करता है। चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश के विस्फोट के साथ वो सुनहरी लपटों से बने एक विशाल राजसी फीनिक्स को प्रकट करता है। प्रचंड ऊर्जा एक जलते हुए भंवर में बदल जाती है क्योंकि लपटें आपस में विलीन और केंद्रित होने लगती हैं। एक विशालकाय अग्नि पक्षी का रूप बनता है जो अपने जलते हुए पंख फैलाता है और चारों ओर जबरदस्त न रुकने वाली गर्मी बिखेरता है। चमकदार गोल्डन क्रो की एक तेज चीख के साथ अनंत आग की एक विनाशकारी लहर फूट पड़ती है जो तुरंत 1 लाख किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी जानवरों को भस्म कर देती है। वे भयानक राक्षस उन चौंधिया देने वाली लपटों में घिर जाते हैं। वे दर्द से चीखते हैं और पल भर में जलकर काली राख बन जाते हैं। इस हमले के बाद गोल्डन क्रो की अग्नि ऊर्जा वापस लू शेंग के शरीर में समा जाती है। जब वो आगे कदम बढ़ाता है तो लाल और सुनहरी लपटों का एक तेज और चमकीला घेरा उसे अपने आगोश में ले लेता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है। वो सोचता है कि दुश्मन का छिपा रहना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो अपनी असली ताकत को आजमाने का एक मौका चाहता था। उस गहरे अंधकार शून्य में देखते हुए लू शेंग एक घूमती हुई बैंगनी आकाशगंगा को घूरता है जहां दुश्मन की मौजूदगी छिपी हुई है। वो तय करता है कि चूंकि उसका विरोधी छिपने पर अड़ा है इसलिए वो खुद जाकर उनसे मुकाबला करेगा। अपनी मुट्ठी कसते हुए लू शेंग अकल्पनीय ऊर्जा इकट्ठी करता है। वो अपनी 5 मिलियन प्लैटिनम अमर शक्ति, अपनी सच्ची वज्र तकनीक और तारों की शक्ति को मिलाकर एक ऐसा चमकदार प्रहार तैयार करता है जो सुनहरी आग और लाल बिजली से घिरा होता है। एक जबरदस्त विस्फोटक गति के साथ खुद को ऊपर की ओर उछालते हुए लू शेंग उस उथल-पुथल भरी बैंगनी भंवर की ओर तेजी से बढ़ता है और अपने पीछे सुनहरी रोशनी और बिजली का एक विशाल खंभा छोड़ जाता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचकर वो उस घूमती हुई आकाशगंगा के ठीक बीचों बीच एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट होता है और अंतरिक्ष भी कांप उठता है। इस प्रहार की शक्ति सीधे उस छिपे हुए दुश्मन से टकराती है जिससे वे उस शून्य के भीतर से दर्दनाक चीखें मारने लगते हैं। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांडीय युद्ध एक विशाल घूमते हुए बैंगनी और पीले रंग के ऊर्जा तूफान के साथ अपने चरम पर पहुंच जाता है। इस अराजक ऊर्जा के भीतर से छिपा हुआ दुश्मन जोर से गालियां देता है, बदला लेने की कसम खाता है और अपने हमलावर को जान से मारने का वादा करता है। अचानक एक विशाल नुकीली लाल क्रिस्टल जैसी संरचना जो तीव्र लाल बिजली से ढकी हुई है, तारों भरे अंतरिक्ष को चीरती हुई बाहर निकलती है। वो विशाल लाल खंबा टुकड़ों में बिखर जाता है जबकि राक्षस की आवाज पूरे ब्रह्मांड में जानलेवा धमकियां देती हुई गूंजती रहती है। अचानक सुनहरी ऊर्जा की एक तेज चमक उस विशाल लाल संरचना को बीच से काट देती है। तारकीय कमांडर मोकुटो उस धमाके के बीच से बाहर निकलते हैं और शांति से लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन की उपस्थिति को भांप लेते हैं। एक उग्र और आत्मविश्वास से भरी नजर से विशालकाय मोकुटो पूरे युद्ध क्षेत्र में घोषणा करते हैं कि दुश्मन पूरी तरह से हार चुका है। वो सभी जीवित बचे योद्धाओं से एक खास नाम याद रखने को कहते हैं। उस युवा नायक के सामने गर्व से खड़े होकर मोकुटो पूरे ब्रह्मांड में जोर से घोषणा करते हैं कि जिस नाम को उन्हें याद रखना है वो है लू शेंग। अभी भी सुनहरी आभामंडल से घिरे हुए लू शेंग इस भव्य घोषणा से पूरी तरह से हैरान नजर आते हैं। मोकुटो पूरे जोश के साथ दावा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई उस युवा प्रतिभाशाली नायक की रक्षा के लिए अपना खून बहाने पर गर्व महसूस करेगा। लू शेंग के चारों ओर अंतरिक्ष में तैरते हुए मानव योद्धाओं की एक भीड़ जीत की खुशी में जोरदार जयकारा करती है और अपने इस नए नायक का जश्न मनाती है। वो तीव्र आत्मिक ऊर्जा और मुकुटों की जोरदार आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठती है। ये आवाज एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचती है और वहां मौजूद हर किसी के दिलों और दिमागों को विस्मय से थरथरा देती है।
कुछ समय बाद तारकीय कमांडर के गव्य कार्यालय के भीतर विशालकाय मोकुटो अपने विशाल सिंहासन पर बैठे होते हैं। वो सीढ़ियों के नीचे खड़े लूशेंग की ओर नीचे देखते हैं और उस युवा योद्धा से गंभीरतापूर्वक कहते हैं कि उसे अब इस अड्डे पर और नहीं रुकना चाहिए। अपने सहयोगियों हाई जिदाओ, एक लंबे गठीले बदन वाले युवक जिसकी दाढ़ी मूछें छटी हुई हैं, और नारंगी रंग के छोटे बालों वाली लड़की के साथ खड़े लूशेंग थोड़े असमंजस में नजर आते हैं। वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वो तो अभी-अभी स्टेशन पर पहुंचे हैं। अपनी आंखें बंद करते हुए मोकुटो शांति से लूशेंग की बात से सहमत होते हैं, लेकिन दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि लूशेंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरह की जगह के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अपने सिंहासन से आगे की ओर झुकते हुए वो विशालकाय कमांडर उन्हें उनकी कठोर वास्तविकता से अवगत कराते हैं। वो लूशेंग को चेतावनी देता है कि लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन अपनी बुरी योजनाओं को कभी नहीं छोड़ेगा और लूशेंग पर उसके भविष्य के हमले कभी खत्म नहीं होंगे। उस विशाल कमांडर की ओर देखते हुए लूशेंग कहता है कि खतरे के बावजूद वो असल में लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। मोकुटो के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ जाती है जब वो उस युवा योद्धा से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि लेवल 14 ही दुश्मन की असली सीमा है। लूशेंग के ऊपर खड़े होकर मोकुटो मानता है कि भले ही लूशेंग ने वार किया था, लेकिन उस अंधेरी शक्ति को उसने जो नुकसान पहुंचाया वो उतना ही कम था जितना किसी आम इंसान को एक छोटी सी खरोंच लगने से होता है। उस शानदार कमांडर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो समझाता है कि खुद एक लेवल 14 का योद्धा होने के नाते वो जानता है कि अंधेरे पक्ष ने अभी तक अपनी असली और पूरी ताकत नहीं दिखाई है। वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में इतने सारे निचले रैंक के योद्धाओं के होने के कारण वो पूरी तरह से हमला शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक तीखी नज़र के साथ मोकुटो एक गंभीर चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगली बार जब वो अंधेरी शक्ति लूशेंग को देखे भी तो उसे मारने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी। अपनी बात साफ करते हुए मोकुटो लूशेंग की तारीफ करता है और उसे अपने 100 तारों वाले क्षेत्रों के इतिहास का सबसे महान प्रतिभाशाली योद्धा बताता है। लूशेंग पूरी तरह से चुप रहता है और एक हल्की ऊर्जा की चमक से घिरा रहता है, जबकि मोकुटो समझाता है कि उसका असली युद्ध का मैदान आखिरकार एक पूरा तारामंडल या शायद एक पूरा तारों वाला क्षेत्र होगा। कमांडर उसे सलाह देता है कि वो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए और उसे चेतावनी देता है कि वो उस जगह पर फंसकर ना रह जाए। इस सलाह को मानते हुए लूशेंग शांति से मोकुटो की ओर देखता है और पूछता है कि उसे आगे कहाँ जाना चाहिए। उत्साह में अपनी कई भुजाओं को पूरी तरह फैलाते हुए मोकुटो उसे जवाब देता है। वो गर्व से घोषणा करता है कि लूशेंग को तियानही एकेडमी जाना चाहिए, जो पूरे तियानही तारामंडल का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण स्कूल है। जब लूशेंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है, दाढ़ी वाला लंबा और गठीला बड़का, छोटे नारंगी बालों वाली लड़की और हाई जिदाओ, तो मोकुटो उन्हें और बातें समझाता है। वो कहता है कि अकेडमी में लूशेंग को कई प्रतिभाशाली दोस्तों से मिलने और नए प्रतिद्वंदियों का सामना करने का मौका मिलेगा। अपनी भुजाओं को आपस में बांधते हुए मोकुटो उन्हें पूरी योजना समझाता है। लूशेंग उस जगह पर प्रतिभाशाली आओनोंग ट्यूरिंग और मोकुटो के साथ जाएगा। मोकुटो खुद उन्हें वहां तक पहुंचाएगा। वो युवा योद्धा को भरोसा दिलाता है कि एक बार जब वे इस युद्ध क्षेत्र से निकल जाएंगे तो लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन के लिए उसे दोबारा धमकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए और आदरपूर्वक अपना हाथ उसकी छाती पर रखते हुए हाई जिदाओ दृढ़ता से घोषणा करता है कि वो और बाकी का समूह भी इस यात्रा में लूशेंग के साथ जाएंगे। लूशेंग सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी को छूता है और मन ही मन सोचता है कि ये पहली बार है जब उसने तियानही एकेडमी के बारे में सुना है। हाई जिदाओ के बगल में खड़े होकर वो पूछता है कि एकेडमी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हाई जिदाओ बताता है कि अगर वे स्पेस जंप का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा काफी तेज होगी, जिसमें लगभग 7 या 8 कॉस्मिक महीने लगेंगे। आत्मविश्वास से अपनी उंगलियां चटकाते हुए लूशेंग पूछता है कि वे कब निकलेंगे। अपनी भुजाओं को आपस में बांधते हुए कमांडर मोकुटो दृढ़ता से जवाब में वे कहते हैं कि वे तुरंत चले जाएंगे। उस विशाल कमांडर को देखते हुए हाई जिदाओ पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने मोकुटो को कभी इतना सब्र से पेश आते हुए नहीं देखा। वो कमांडर जो आमतौर पर शांत रहता है, असल में समय निकालकर उन छोटी छोटी बातों को शांति से समझा रहा है जो आम समझ की बातें होनी चाहिए। मोकुटो आगे झुककर लूशेंग से पूछता है कि क्या उसके कोई और सवाल है। अपने मन में मोकुटो मजाक में सोचता है कि अगर लोग उसे इतना अच्छा व्यवहार करते हुए देख लें तो ये 100 बड़े स्टार क्षेत्रों में ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। ऊपर देखते हुए लूशेंग स्टेशन से जाने से पहले अपने कुछ दोस्तों से मिलने की इजाज़त मांगता है। मोकुटो मान जाता है और हाई जिदाओ से उसे साथ ले जाने को कहता है। सफ़ेद चोगा पहने वो योद्धा सम्मानपूर्वक झुककर दिखाता है कि वो बात समझ गया है। जैसे ही लूशेंग और हाई जिदाओ भविष्य जैसी दिखने वाली गलियारे से गुजरते हैं, नारंगी रंग की छोटे बालों वाली लड़की उदास चेहरे के साथ उन्हें जाते हुए देखती रहती है।
बेचैनी से आगे बढ़ते हुए वो लड़की कमांडर से पूछती है कि क्या वो सच में उस जीनियस को भेजने वाला है। उसे डर है कि इतनी जबरदस्त प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति उनके बेस पर कभी वापस नहीं लौटेगा। मोकोटो प्यार से उसे मीना कहकर बुलाता है और समझाता है कि जंजीरें कभी किसी सितारे को रोककर नहीं रख सकती। वो कहता है कि वो युवा जीनियस तो असल में बहुत बड़ी चीजों के लिए बना है। शर्म से लाल गालों के साथ नीचे देखते हुए मीना अपने कपड़ों को कसकर पकड़ती है और उदासी से मानती है कि वो बात समझ गई है। हालांकि वो ये भी कहती है कि उसे अब भी दुख हो रहा है क्योंकि वो बस उसके जाने से पहले उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। अचानक गोटी रखे हुए एक लंबे चौड़े गठीले बदन वाले आदमी ने कमांडर को आवाज दी। उसने जोर देकर कहा कि उसे एक और बात जाननी है। पसीने से तर और बहुत गंभीर दिखते हुए उसने मोकोटो से पूछा कि क्या लू शेंग सच में उस भयानक लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा था। मोकोटो एक पल के लिए चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि वो गठीले बदन वाला आदमी उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार करता रहता है। चुप्पी तोड़ते हुए वो विशाल कमांडर शांति से इस बात से इनकार कर देता है, कहते हुए कि बात ठीक वैसी नहीं थी। ये सुनकर वो लंबा चौड़ा आदमी राहत की सांस लेता है और खुद को शांत करने के लिए अपने सीने पर हाथ रखता है, जबकि मीना चुपचाप उसके पीछे खड़ी रहती है। वो मानता है कि उसे पहले से ही पता था कि लू शेंग के लिए इतनी पागलपन भरी हरकत करना नामुमकिन था। नए आत्मविश्वास के साथ अपनी बाहें बांधते हुए वो समझाता है कि लू शेंग चाहे कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, उसके लिए 2 बड़े पावर लेवल को छोड़कर आगे बढ़ना, ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ना और लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन जैसी सर्वोच्च हस्ती को खरोंच भी लगा पाना नामुमकिन है। हालांकि मोकोटो तुरंत उसे ठीक करता है। हाल की लड़ाई में हुए उस चकाचौंध भरे धमाके को याद करते हुए मोकोटो साफ करता है कि लू शेंग ने जो नुकसान पहुंचाया था वो असल में एक मामूली खरोंच से कहीं ज्यादा बुरा था। मोकोटो की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वो उस अविश्वसनीय सच को बताने के लिए तैयार होता है। कमांडर बताता है कि लू शेंग का सुनहरा हमला इतना जबरदस्त था कि उसने असल में लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के विशाल शरीर से उसकी एक पूरी बांह ही काट दी थी। इस चौंका देने वाले सच को सुनकर वो लंबा चौड़ा गठीले बदन वाला आदमी और मीना दोनों ही पूरी तरह से सदमे में आकर जम से जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे अविश्वास में चिल्ला उठते हैं कि लू शेंग की ताकत असल में कितनी ज्यादा भयानक है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद तारों से भरा खालीपन तैरते हुए गहरे रंग के क्रिस्टल के टुकड़ों से भर गया है। इस अस्त व्यस्त जगह में कई मजदूर बड़े बड़े बोरे लिए तैर रहे हैं और मरे हुए एलियन जानवरों के सिर और हाथ पैर इकट्ठा कर रहे हैं। उनमें साया भी है। वो सिगरेट पी रहा है और थका हुआ लग रहा है क्योंकि वो इस तबाह जगह में एलियन जीवों के कटे हुए शरीर के अंग इकट्ठा कर रहा है। अचानक किसी चीज पर उसकी नजर पड़ती है और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मलबे के बीच तैरते हुए उसे एक इंसान योद्धा की लाश मिलती है, जिसके सीने में एक बड़ा सा लाल कांटा बेरहमी से घुसा हुआ है। उदास नजर से देखते हुए साया अपने हाथ में चमकती हुई नीली ऊर्जा भरता है और सावधानी से उस गिरे हुए आदमी के शरीर से कांटा बाहर निकालता है। अपनी स्टोरेज ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके, जिससे तेज नीली रोशनी निकल रही है, साया उस इंसान के बचे हुए शरीर को इज्जत के साथ उसमें रख लेता है। वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि युद्ध के मैदान में मारे गए अपने साथियों के शरीर को ठीक से संभाले, जिन्होंने लियू शेंग की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। अपनी चमकती हुई अंगूठी को ध्यान से देखते हुए साया सिगरेट का कश लेता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद टपक रही है। वो तारों भरे आसमान के रईसों की सिखाई बातों के बारे में सोचता है और उसे एहसास होता है कि इस युद्ध की असलियत उसकी सोच से कहीं ज्यादा क्रूर है। इस कठोरता को देखकर उसे शक होने लगता है कि क्या वो जिंदा घर लौट पाएगा। खाली जगह में तैरते हुए, अपना बोरा घसीटते हुए और राक्षसों के अंग उठाते हुए साया अपनी यात्रा के बारे में सोचता है। जब से वो भर्ती वाले जहाज पर चढ़ा है, तब से उसकी जिंदगी उसे एक अजीब सपने जैसी लग रही है। सिगरेट पीते हुए, खाली नजर से घूरते हुए वो सोचता है कि क्या उसने हाल ही में जो कुछ भी देखा है वो सच में असली है। ऊपर देखते हुए साया को लियू शेंग की याद आती है, जो एक विशाल ब्रह्मांडीय तूफान के बीचों बीच तैर रहा था और उस जबरदस्त शक्ति के बहुत नीचे खड़ा था। साया हैरानी से सोचता है कि क्या वो सच में इतना खुशकिस्मत था कि उसे किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जिसने आसानी से एक लेवल 13 के जानवर को मार डाला और एक लेवल 14 के सबसे ताकतवर जीव पर हमला करने की हिम्मत की। एक राक्षस का हाथ पकड़े हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ साया अपनी खुद की सीमाओं के बारे में सोचता है। वो जानता है कि चूंकि वो सिर्फ लेवल 11 पर है,
इसलिए वो युद्ध के मैदान की रैंक में सबसे नीचे आता है और ठीक इसी वजह से वो सिर्फ सफाई का ये मामूली काम करने के ही काबिल है। अंतरिक्ष के मलबे के बीच तैरते हुए साया की नज़र अचानक पास ही तैरती हुई एक मरे हुए इंसान की लाश पर पड़ती है। सावधानी से पास जाकर साया देखता है कि वो लाश पूरी तरह से सही सलामत है और उसके सभी अंग मौजूद हैं। ये देखकर वो सोचने लगता है कि आखिर उस आदमी की मौत कैसे हुई होगी। अचानक उस मरे हुए आदमी का हाथ फड़कता है और उसमें से लाल रंग की चमकती हुई ऊर्जा फूट पड़ती है। वो आदमी अचानक उठकर बैठ जाता है, जिससे साया चौंक जाता है। वो इस हरकत को देखकर हैरानी से चीख उठता है। वो आदमी मुड़ता है और उसके सुनहरे बाल, नुकीले कान और शैतानी मुस्कान दिखाई देती है। साया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो उसे तुरंत पहचान लेता है और पूरी तरह से सदमे में आकर उसका नाम चिल्लाता है, हुआंग जी। हुआंग जी उन शुरुआती रंगरूटों में से एक था जो उनके साथ युद्ध के मैदान में गया था, लेकिन उसने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी और एक लेवल 13 के जानवर के हमले के बाद वो उस समूह से गायब हो गया था। अंतरिक्ष में आसानी से तैरते हुए हुआंग जी बड़े ही बेपरवाही से साया का अभिवादन करता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। घबराहट में पसीना पोंछते हुए साया ने मान लिया था कि हुआंग जी बहुत पहले ही अंतरिक्ष में कहीं खो गया होगा या मर गया होगा। उसे ये देखकर पूरी तरह से हैरानी होती है कि वो हाल ही में की गई सुरक्षा लड़ाई के लिए बेस पर वापस आ गया है। साया का भ्रम और घबराहट और भी गहरी हो जाती है क्योंकि वो बेचैनी से सोचने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है और हुआंग जी ने अचानक मरने का नाटक करना क्यों बंद कर दिया है। एक शैतानी मुस्कान के साथ हुआंग जी साया का मजाक उड़ाता है और दिखावटी हैरानी जताता है कि लैल सा परिवार का युवा मास्टर उसके जैसे एक मामूली इंसान को याद रखेगा। आरोप लगाते हुए साया ये जानना चाहता है कि क्या हुआंग जी उसके दुश्मनों द्वारा भेजा गया कोई हत्यारा है। हुआंग जी बस साया से अंदाजा लगाने को कहता है और साथ ही अपने चमकते हुए हाथ से एक लंबी तलवार बाहर निकालता है जो तेज आग जैसी और नीली ऊर्जा से दमक रही होती है। हताशा में अपनी मुट्ठी भींचते हुए साया को एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। हुआंग जी ने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया था ताकि वो सही मौके का इंतजार कर सके और इस खाली जगह का इस्तेमाल करके चुपके से उस पर घात लगा सके। जैसे ही वो हथियारबंद हथियारा उसके करीब आता है, साया को जोरों का पसीना आने लगता है। वो जानता है कि हुआंग जी एक बहुत ही ताकतवर लेवल 12 का माहिर योद्धा है जिसने 3 नियमों की शक्तियों को आपस में मिला लिया है। साया इस नतीजे पर पहुंचता है कि अब उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। साया के चेहरे पर एक गहरा साया छा जाता है जब उसे ये एहसास होता है कि भले ही उसने खुद को निर्वासित करके बाहरी अंतरिक्ष के युद्ध मैदान में भेज दिया था, लेकिन जो लोग उसका शिकार कर रहे हैं वो अब भी उसे शांति से जीने नहीं देना चाहते। एक शैतानी मुस्कान के साथ हुआंग जी अपनी जीभ बाहर निकालता है और साया से कहता है कि केवल मरे हुए लोग ही दूसरों को सच्ची मानसिक शांति दे सकते हैं। पीछे की ओर तैरते हुए साया बड़ी ही बेताबी से पूछता है कि बाहरी अंतरिक्ष के युद्ध मैदान में उसका शिकार करने का इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए उस हत्यारे को आखिर कितने पैसे दिए गए थे। हुआंग जी ने बड़े ही बेपरवाही से अपने सिर पर रखे भारी इनाम का खुलासा किया, 1 लाख लेवल 2 रिसोर्स प्लैनेट। अपनी तलवार थामे हुए हुआंग जी ने अपने शिकार का मजाक उड़ाया और कहा कि साया ने अपनी खुद की कीमत और अपने परिवार के पैसे को कमाका था। उस हत्यारे ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक जान की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। पसीने से तर और घबराया हुआ साया अपनी जान बचाने के लिए फौरन मोल भाव करने लगा। उसने हत्यारे को 1 मिलियन लेवल 2 रिसोर्स प्लैनेट देने की पेशकश की, बस इस शर्त पर कि वो उसे जाने दे। हालांकि उसकी ये पेशकश अनसुनी कर दी गई। एक पागलपनी भरी मुस्कान के साथ हुआंग जी आगे की ओर झपटा और साया का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा कि अगली जिंदगी में वो कम उबाऊ नॉवेल पढ़ा करे। जैसे ही उस हथियारे ने जानलेवा वार करने के लिए अपनी चमकती हुई तलवार उठाई, साया ने घबराकर उससे रुकने की भीख मांगी, लेकिन हुआंग जी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके मरने की गुहारें और चीखें, उस जोरदार वार की उम्मीद करते हुए साया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और दहशत में चीख पड़ता है जब वो जानलेवा तलवार उसकी तरफ नीचे आती है। एक पल बीतता है और ये महसूस करके कि वो 2 टुकड़ों में नहीं कटा, एक हैरान साया सावधानी से अपनी एक आंख खोलता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ। सभी के आश्चर्य के लिए लू शेंग अचानक बीच में आ जाता है और हुआंग जी की तलवार की तेज धार को अपने खाली हाथ से आसानी से पकड़ लेता है।
लूशेंग उस हत्यारे से ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या वो बहरा है और उसे याद दिलाता है कि साया ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था। हुआंग जी का आत्मविश्वास भरा चेहरा दहशत और घबराहट में बदल जाता है जब वो उस महान योद्धा को घूरता है और हकलाते हुए ये महसूस करता है कि आखिर किसने उसके हमले को रोका है। बिना किसी जोर के लूशेंग अपनी कलाई के एक साधारण से घुमाव से उस धातु की तलवार को बीट से तोड़ देता है और उस डरे हुए हत्यारे को सलाह देता है कि भविष्य में वो बेहतर तरीके से सुने। साया अपनी जान बचाने वाले को आंखें फाड़ कर देखता रहता है और पूरी तरह से अविश्वास में लूशेंग का नाम हकलाते हुए लेता है, जबकि लूशेंग उस टूटी हुई तलवार को लापरवाही से पकड़े रहता है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लूशेंग हुआंग जी की तरफ देखता है, तभी अचानक हाई जी डाओ ठीक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। एक सफेद रोशनी में चमकते हुए और पूरा नियंत्रण दिखाते हुए लूशेंग शांति से हाई जी डाओ से पूछता है कि युद्ध के मैदान में किसी इंसान की हत्या की कोशिश करने की आधिकारिक सजा क्या है। हाई जी डाओ बताता है कि सैन्य अदालत एक निष्पक्ष सुनवाई करेगी, जिसका नतीजा ज्यादातर यही होगा कि उस हत्यारे को अबिसल स्पेस यानी गहरे शून्य में निर्वासित कर दिया जाएगा। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए लूशेंग उस डरे हुए हुआंग जी को एक चमकती हुई बैंगनी रोशनी में लपेट लेता है और उसे हवा में ऊपर उठा लेता है और लापरवाही से हाई जी डाओ से कहता है कि वो इस कैदी को उसके हाथों में सौंपता है। वो घबराया हुआ हत्यारा हाई जी डाओ से माफी के लिए जोर जोर से गुहार लगाता है, रोते हुए कहता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है और वादा करता है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। उन गुहारों से जरा भी न पिघलते हुए हाई जी डाओ हुआंग जी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसे उस हत्यारे के मुंह से खून निकल आता है और वो ठंडे स्वर में उसे चुप रहने के लिए कहता है। अपनी बाहें मोड़े हुए लूशेंग शिया के बगल में खड़ा रहता है और शांति से देखता रहता है जब हाई जी डाओ उस हारे हुए हत्यारे को घसीटते हुए तारों भरी दूरी में दूर चला जाता है। उस शक्तिशाली योद्धा के साथ अकेले रह जाने पर शिया घबराई हुई लगती है और दबी जबान में लूशेंग से पूछती है कि क्या उन्हें दोस्त माना जा सकता है। लूशेंग शरारती मुस्कान के साथ जिया की ओर देखता है और उससे पूछता है कि उसके जैसा मजबूत दिखने वाला लड़का अचानक इतनी शर्मीली तरह से क्यों बात कर रहा है, जिससे जिया शर्म से लाल हो जाता है। बात बदलते हुए लूशेंग मुस्कुराता है और तांगडुन की हालत के बारे में पूछता है। जिया उत्साह से जवाब देता है कि उनके दोस्त में ठीक होने की जबरदस्त क्षमता है और बेस के डॉक्टरों की बदौलत उम्मीद है कि वो आधे महीने से भी कम समय में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। शांति से अपनी आंखें बंद करते हुए लूशेंग जिया से कहता है कि जब तांगडुन ठीक हो जाए तो वो उसे उसकी तरफ से अलविदा कह दे। इस बात से हैरान होकर जिया पूछता है कि क्या लूशेंग जा रहा है। तारों भरे आसमान की ओर देखते हुए लूशेंग अपने जाने की बात की पुष्टि करता है। वो बताता है कि हाल ही में किसी ने उसे ये एहसास दिलाया है कि अब वो इस बेस के माहौल में फिट नहीं बैठता। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लूशेंग आगे कहता है कि उसे लगता है कि जिया को भी इस तरह की जगह पर फंसा नहीं रहना चाहिए। जिया का चेहरा उदास हो जाता है और वो खुद पर शक करने लगता है। वो लूशेंग से पूछता है कि क्या वो सचमुच बहुत कमजोर है और शिकायत करता है कि वो कभी किसी की मदद नहीं कर पाता, बल्कि सबको धीमा ही करता है। उदास मुस्कान के साथ नीचे देखते हुए जिया को याद आता है कि पिछली बार तांगडुन खतरे में था और अब वो खुद खतरे में है। इस बात से वो ये नतीजा निकालता है कि वो पूरी तरह से बेकार है। लूशेंग अपने साथी की ओर देखता है और बड़े शांत भाव से उसकी सोच को ठीक करता है। वो कहता है कि किसी भी इंसान की असली कीमत सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत से नहीं आंकी जाती। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लूशेंग समझाता है कि अगर कभी भी इंसान और जानवरों के बीच कोई बड़ी जंग छिड़ जाती है तो जिया के लिए लड़ाई के मैदान में सबसे आगे खड़े होकर लड़ने के बजाय पीछे से मदद करने वाला काम यानी सपोर्ट वर्क ज्यादा बेहतर रहेगा। जिया इस सुझाव को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वो सचमुच हैरानी भरी नजरों से लूशेंग की ओर देखता है। तारों भरे आसमान में तैरते हुए लूशेंग जिया को समझाता है कि उसे अपने पुराने रास्ते पर लौट जाना चाहिए और उस काम पर ध्यान देना चाहिए जिसे करने में उसे सचमुच मजा आता है। वो जिया को इस बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है और उससे वादा करता है कि अगर वो लड़ाई का मैदान छोड़ देता है तो लूशेंग स्टेलर जनरल से बात करेगा ताकि जिया को भगौड़ा न कहा जाए। वो ये भी कहता है कि हो सकता है कि वो जिया के लिए कोई छोटी मोटी कमांड वाली जगह भी दिलवा दे। ये सुनकर जिया बहुत ही इज्जत और तारीफ भरी नजरों से लूशेंग की ओर देखता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर यही बातें कोई और कहता तो ये बातें सिर्फ सस्ती सी प्रेरणा लगती, लेकिन जब ये बातें लूशेंग जैसे महानतम जीनियस कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो सचमुच इन बातों पर यकीन करता है।
अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए लू शैंग जिया के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लू शैंग जिया को यकीन दिलाता है कि उसे उस पर भरोसा है और आखिर में अपने दोस्त को प्यार से विदा देता है। बिना कुछ और कहे लू शैंग तेजी से स्पेस में उड़ जाता है और अपने पीछे रोशनी की एक विशाल लकीर छोड़ जाता है, जिसे जिया उसे दूर उड़ते हुए देखता रहता है। शांत स्पेस में अकेला रह गया जिया अपने ही हाथ को घूरता है। उसके चेहरे पर नई उम्मीद की एक झलक दिखाई देती है जब वो चुपचाप खुद से पूछता है कि क्या उसके पास सचमुच वो काबिलियत है जिससे वो अपने रास्ते पर खुद कामयाब हो सके। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाई जी दाओ के साथ चलते हुए लू शैंग एक डेटा पैड पर सिया की बैकग्राउंड जानकारी देख रहा है। उसे एहसास होता है कि सिया को युद्ध के मैदान से चले जाने के लिए उसने हाल ही में जो प्रोत्साहन दिया था वो प्रोफाइल में दी गई जानकारी पर आधारित था, न कि सिर्फ कोरे शब्दों पर। अपने दोस्त के भविष्य के बारे में जानने को उत्सुक लू शैंग अपनी गहरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो ड्रीम स्पेस में जाने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके सिया के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करता है। ये भविष्यवाणी सिया की क्षमताओं का एक शानदार नज़ारा दिखाती है। एक मामूली योद्धा होने के बजाय सिया एक शानदार सूट पहने हुए है और रिपोर्टरों से घिरा हुआ है। वो एक बहुत ही सफल व्यवसायी बन गया है। इस नज़ारे में सिया को अपने एक सहयोगी के साथ खुशी खुशी ड्रिंक्स का मजा लेते हुए और हंसते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि सिया अपने स्वाभाविक आकर्षण का उपयोग करता है, जो कभी कभी बेशर्मी की हद तक पहुंच जाता है, ताकि वो आसानी से लोगों से संबंध बना सके और सफलता की राह पर आगे बढ़ सके। ये दूरदृष्टि ये भी संकेत देती है कि सिया अपने परिवार के व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार उनके अपने ग्रह तारामंडल से भी आगे तक करेगा। अपनी अपार सफलता के माध्यम से वो विचित्र जीवों के विरुद्ध चल रहे युद्ध में महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराता है और इस तरह वो युद्ध के मोर्चे पर रहकर जितना अच्छा काम कर सकता था उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम करता है। वर्तमान में लौटकर लू शैंग उस डेटा पैड का अध्ययन करता है। वो जानता है कि ये भविष्यवाणी एक संभावित भविष्य दिखाती है, न कि कोई निश्चितता। फिर भी ये इस बात को साबित करती है कि सिया में व्यापार करने की सच्ची प्रतिभा है। इस क्षमता को देखते हुए लू शैंग अपने दोस्त को उसी राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लेता है। बाद में लू शैंग अपने घायल साथी तांग डुन का हालचाल जानने के लिए मेडिकल बे में जाता है। वो एक विशाल रिकवरी कैप्सूल के सामने खड़ा होता है, जिसके भीतर पत्थर जैसी कठोर त्वचा वाला वो विशाल योद्धा तैर रहा होता है। चिकित्सीय संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि तांग डुन के घाव भर रहे हैं, किंतु वो अभी भी अचेत अवस्था में है। अंतरिक्ष स्टेशन पर एक नज़र डालते हुए लू शैंग वहां से प्रस्थान करने से पूर्व मुनरो से मिलने का विचार करता है, किंतु उसे याद आता है कि उसने एक ही मुक्के से मुनरो को लगभग मार ही डाला था और इसलिए उसे लगता है कि उन दोनों का पुनर्मिलन शायद मुनरो को रास न आए। इस स्टेशन पर अपना कोई अन्य निकट परिचित नहीं होने के कारण लू शैंग अपनी विदाई की औपचारिकताएं समाप्त करता है। जिस दिन उसे अकादमी के लिए प्रस्थान करना होता है, लू शैंग एक विशाल और सूर्य की रोशनी से जगमगाते हुए लैंडिंग प्लेटफॉर्म को पार करता है। उसके साथ उसका अंगरक्षक प्रसिद्ध एल्फ योद्धा आओ नोंग ट्यूरिंग भी होता है। आपस में भेंट होने पर आओ नोंग ट्यूरिंग आश्चर्यजनक रूप से घबराया हुआ और संकोची प्रतीत होता है। अपनी ख्याति के बावजूद वो एल्फ योद्धा कुछ अटपटे ढंग से ही क्यों न हो, किंतु अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपना हाथ उठाकर लू शैंग का अभिवादन करता है। इस प्रकार वो अपने सौम्य स्वभाव का परिचय देते हुए लू शैंग के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है। हाई जी दाओ इस एल्फ के वास्तविक स्वभाव के विषय में विस्तार पूर्वक बताता है। वो कहता है कि लू शैंग के आने से पहले आओ नोंग ट्यूरिंग इस सेक्टर का सबसे बेहतरीन जीनियस था, जो अपने गुस्सैल स्वभाव और मुश्किल से पहुंच में आने वाले रवैये के लिए जाना जाता था। हाई जी दाओ रूखेपन से कहता है कि इस डरावनी शोहरत के बावजूद वो एल्फ अब लू शैंग की मौजूदगी में एक डरपोक छोटे भाई जैसा बर्ताव करता है। आमतौर पर खूंखार रहने वाला आओ नोंग ट्यूरिंग लू शैंग से आदरपूर्वक हाथ मिलाता है और एक विनम्र मुस्कान देता है। दोनों जीनियसों के बीच की अजीब चुप्पी उनके ट्रांसपोर्ट जहाज की जोरदार गड़गड़ाहट से टूट जाती है। लू शैंग जहाज की ओर मुड़ता है और उसके सादे और टूटे फूटे डिजाइन को गौर से देखता है। वो जहाज की खराब हालत पर ध्यान देता है और उसे ये यकीन करना मुश्किल लगता है कि कोई बेहतरीन मिलिट्री बेस इतने खस्ताहाल जहाज का इस्तेमाल करेगा। ये नए रंग रूटों के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज़ों से शायद ही बेहतर है। जैसे ही वे जहाज के मेटल गलियारे से गुजरते हैं, इसका कारण साफ हो जाता है। अफरा तफरी भरे युद्ध मैदान में आलीशान जहाज एक बेकार का बोझ होते हैं। इसके अलावा जब खुद स्टेलर कमांडर उनकी सुरक्षा कर रहा हो, तो जहाज का ये साधारण सा अंदरूनी हिस्सा पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित जगह बन जाता है।
अपनी उन्नत आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए लू शैंग को स्टेलर कमांडर की विशाल मौजूदगी का हल्का सा एहसास होता है, जो उन्हें अंतरिक्ष के खालीपन से सुरक्षित रख रहा है। उसे एहसास होता है कि लेवल 14 का कोई ताकतवर योद्धा किसी माइथोलॉजिकल देवता जैसा होता है, जो असलियत और भ्रम के बीच मौजूद होता है, जिसे पूरी तरह से समझना या सीधे तौर पर देखना नामुमकिन होता है। हाल ही में हुई झड़प के बारे में सोचते हुए लू शैंग मानता है कि अगर स्टेलर कमांडर ने लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन को उलझाए न रखा होता तो उसे एक विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ता। वो जानता है कि उसकी ताकत लेवल 14 के योद्धा से कम है और बिना किसी भटकाव के वो डार्क लॉर्ड को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये सोचकर तसल्ली मिलती है कि कोई सर्वोच्च विशेषज्ञ जहाज की सुरक्षा कर रहा है। लू शैंग हाई जी दाओ और आओ नोंग ट्यूरिंग से विदा लेता है। वो इस सुरक्षित सफर का इस्तेमाल ड्रीम स्पेस में जाने और अपनी साधना पर केंद्रित करने का फैसला करता है। अपने प्राइवेट कमरे में लू शैंग के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। उस विनाशकारी भविष्य के बोझ तले दबा हुआ जिसे उसे लोकना है, वो जानता है कि उसे मुक्ति की उस धुंधली उम्मीद पर पूरी तरह से केंद्रित होना होगा। भटकाने वाली चीजें उसके लिए एक विलासिता है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी अपने शांत कमरे में उसे कुछ पल के लिए घर की याद सताती है। वो सोचता है कि इस समय उसके माता पिता किंग चू और किंग यी घर पर क्या कर रहे होंगे। अपने मन को शांत करने के लिए लू शैंग अपने परिवार और दोस्तों के होलोग्राफिक चित्र बनाता है। हालांकि वो तारों के पार उनसे बातचीत कर सकता था, किंतु उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि उसे अपनी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले बस उनके चेहरों को देखने में ही सुकून मिलता था। वो टूटा फूटा ट्रांसपोर्ट जहाज एक विशाल घूमते हुए नीले कॉस्मिक वर्महोल से तेजी से गुजरता है और बाहरी युद्ध मैदान को पीछे छोड़ देता है। इस सफर के दौरान कई यूनिवर्सल महीने बीत जाते हैं। अपने कमरे के अंदर लू शैंग अपनी चमकती हुई नीली आंखें खोलता है। उसने अपनी पूरी यात्रा एक गहरी ध्यान अवस्था में बिताई थी। सुनहरी आग की तेज चमक के बीच पालथी मारकर बैठे हुए वो सोचता है कि इस लंबी यात्रा ने उसे समय दिया ताकि वो युद्ध के मैदान से मिली अपार शक्ति और युद्ध के अनुभव को आत्मसात करने और पचाने की प्रक्रिया में लू शैंग को अपनी आंतरिक प्रगति में एक आश्चर्यजनक बदलाव नजर आता है। उसका गोल्डन कोर, सुनहरा केंद्र फैल गया है और उसकी चमकती सतह पर रहस्यमय आकृतियां बन गई हैं। इसके आगे के विकास का अनुमान लगाने में असमर्थ वो इस सुनहरी ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से बढ़ने देता है। सोच विचार करते हुए अपनी गर्दन को छूते हुए लू शैंग अपनी प्रगति पर विचार करता है। उसे एहसास होता है कि अपनी अगली बड़ी उपलब्धि ब्रेक थ्रू के बाद उसे अपनी नई क्षमताओं को ठीक से परखने के लिए युद्ध के अभ्यास हेतु एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी की आवश्यकता होगी। ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति का उपयोग करते हुए लू शैंग एक नीली होलोग्राफिक स्क्रीन प्रदर्शित करता है जिस पर आकाश गंगा के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की एक सूची दिखाई देती है। उस लिखे हुए को स्कैन करते हुए उसकी नज़र एक विशेष नाम पर टिक जाती है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है जब वो ये तय करता है कि यही व्यक्ति उसके परीक्षण के लिए एकदम सही विषय होगा। बहुत दूर बालुओ स्टार सेक्टर में एक जीवंत और अत्याधुनिक शहर का नज़ारा सामने आता है, जहां ऊंची ऊंची चमकती गगनचुंबी इमारतें और पारदर्शी परिवहन नलिकाएं मौजूद हैं। एक डॉकिंग बे में एक भारी यांत्रिक दरवाजा हिस की आवाज से खुलता है। पूरी तरह से ठीक हो चुके तांग डुन और शिया एक परिवहन यान से बाहर निकलते हैं और वहां की विशाल वास्तुकला को देखकर चकित रह जाते हैं। तांग डुन शिया से पूछता है कि क्या ये उसका गृह है। शानदार ढंग से कपड़े पहने हुए आत्मविश्वास से भरा शिया मुस्कुराता है और पुष्टि करता है कि हाँ, ये उसका ही गृह है। वो अपने विशालकाय मित्र का बालुओ स्टार सेक्टर में स्वागत करता है। हंसते हुए अपनी बाहें फैलाकर शिया उत्साहपूर्वक घोषणा करता है कि अब आराम करने का और युद्ध के मैदान की भयावहताओं से दूर एक अच्छी खासी छुट्टी का आनंद लेने का समय आ गया है। हालांकि तांग डुन की चेहरे के भाव एकदम सपाट हो जाते हैं। वो बुदबुदाता है कि उसे उम्मीद है कि वे सचमुच आराम कर पाएंगे और ऐसा कहते हुए वो सामने से आ रहे एक शोर शराबे की ओर इशारा करता है। पत्रकारों और चहरकार करने वाले नागरिकों की एक अराजक भीड़ उनकी ओर तेजी से बढ़ती है, नारे लगाती हुई और अपने नायक का वापस आने पर स्वागत करती है। एक सुसज्जित व्यक्ति आगे बढ़ता है और स्टार सेक्टर के नागरिकों की ओर से उनका स्वागत करने के लिए बोलता है। वो वक्ता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसके कान नुकीले हैं, दाढ़ी छोटी है और शानदार वस्त्र पहने हुए है। वो एक नाटकीय अंदाज में अपनी बाहें फैलाता है और अपने नायक की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाता है। शिया का आनंदमय व्यवहार पल भर में गायब हो जाता है। वो अपनी आंखें सिकोड़कर एक ठंडी तीखी नजर उस व्यक्ति पर डालता है और उसे प्रेसिडेंट हॉबर्ट कहकर संबोधित करता है। शिया उस व्यक्ति के असली स्वभाव पर विचार करता है। बालुओ स्टार सेक्टर के शासक के तौर पर होबार्ट का बाहरी रूप तो विनम्र है, लेकिन वो स्वभाव से अत्यंत कपटी है। शिया को शक है
है कि होबार्ट ने अपने ही लालची परिवार वालों के साथ मिलकर उसे जानलेवा युद्ध के मैदान में भेजने की साजिश की थी। प्रेसिडेंट हॉबर्ट तनाव में दिख रहे शिया के कंधे पर हाथ रखते हैं और सबके सामने लौट कर आए लेयर्स के वारिस का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जब शिया गुस्से से घूरता है तो होबार्ट एक शैतानी मुस्कान देता है और फिर रिपोर्टरों की तरफ मुड़कर बड़े नाटकीय अंदाज में भीड़ से पूछता है कि क्या वे इस कहानी पर यकीन कर सकते हैं। कैमरों के सामने नाटक करते हुए होबार्ट बताता है कि कैसे लेयर्स का ये युवा वारिस महीनों पहले चुपके से एक मिलिट्री जहाज पर सवार हो गया था। किसी को बिना बताए जानलेवा युद्ध के मैदान की तरफ जाने के लिए होबार्ट शिया की तारीफ करता है कि उसने सिर्फ 11 लेवल की ताकत के साथ अजीबोगरीब जानवरों से लड़ाई की। वो दावा करता है कि जब उसने ये खबर सुनी तो वो हैरान रह गया। प्रेसिडेंट इस बात का जश्न मनाते हैं कि महीनों की कड़ी आजमाइशों के बाद उनका युवा मालिक चमत्कारिक रूप से जिंदा लौटा है। शिया एक खिंची हुई और असहज मुस्कान के साथ ये तारीफ सुनता रहता है। अपनी बाहें फैलाते हुए होबार्ट भीड़ को बताता है कि शिया मिलिट्री में बेहतरीन काम के लिए 3rd क्लास मेडल लेकर लौटा है। वो उसे हीरो घोषित करता है, जिस पर भीड़ जोरदार तालियों और नारों से उसका स्वागत करती है। मजबूर होकर शिया भी इस नाटक में शामिल होता है, एक अजीब सी मुस्कान देता है और भीड़ का धन्यवाद करता है। वहीं उसके पीछे खड़ा तांगडुन इस जोरदार स्वागत को देखकर हैरान रह जाता है। जब शिया घबराते हुए रिपोर्टरों के सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है तो प्रेसिडेंट हॉबर्ट चुपके से मुड़ते हैं और जश्न की जगह से दूर चले जाते हैं। लोगों की नजरों से दूर हॉबर्ट का बर्ताव अचानक से ठंडा और द्वेषपूर्ण हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो लेयर्स के परिवार से संपर्क करे और उन्हें बताए कि शिया से छुटकारा पाने की उनकी साजिश नाकाम रही है। वो चिढ़कर कहता है कि शिया एक हीरो बनकर लौटा है और उसके साथ एक ताकतवर लेवल 12 का अंगरक्षक भी है। गुस्से से घूरते हुए हॉबर्ट अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है कि वो लेयर्स के परिवार से कहे कि वो अपनी फैलाई हुई गड़बड़ को खुद ही ठीक करें। वो साफ कह देता है कि वो उनके लिए इस राजनीतिक मुसीबत को ठीक करने से इनकार करता है। डरा हुआ असिस्टेंट सिर झुकाकर उस खतरनाक हुक्म को मान लेता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो स्टार सेक्टर छोड़कर साया और टैंगडुन एक दूसरे ग्रह पर बने एक शांत बार में जाते हैं। वे काउंटर पर बैठ जाते हैं, तभी एक मजबूत शरीर वाला जानवर जैसा दिखने वाला बारटेंडर उनके लिए ऑर्डर तैयार करने लगता है। बारटेंडर उनके लिए बियर के 2 बड़े मग लाता है और उन्हें इंतजार करवाने के लिए माफ़ी मांगता है। साया तुरंत अपनी ड्रिंक का एक बड़ा घूंट भर लेता है। इस अचानक की गई हरकत से टैंगडुन चौंक जाता है और अपनी बियर हाथ में पकड़े हुए उसे लगभग खांसी आ जाती है। साया अपने साथी की ओर गंभीर भाव से देखता है और उसे चेतावनी देता है कि वो प्रेसिडेंट होबार्ट के दिखावटी स्वागत से धोखा न खाए, और उस आदमी को पाखंडी कहता है। टैंगडुन शांति से मुस्कुराता है और साया को भरोसा दिलाता है कि वो राजनेताओं की बात कभी नहीं सुनता। ये सुनकर राहत महसूस करता हुआ साया हंसता है और मजाक में टैंगडुन के कंधे पर थपकी देता है। साया राहत की सांस लेता है और मानता है कि उसका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं टैंगडुन होबार्ट के नाटक से प्रभावित न हो गया हो। जैसे ही वे आराम करते हैं, टैंगडुन अपनी बियर का एक घूंट लेता है। लू शांग के जाने के बाद साया ने उसकी सलाह मानी और हमेशा के लिए उस खतरनाक आरानी युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया। उसे पक्का नहीं पता कि टैंगडुन उसके साथ वापस क्यों आया, लेकिन उसे खुशी है कि वो योद्धा उसके साथ है। साया चुपचाप अपनी खतरनाक स्थिति का हिसाब लगाता है। वो जानता है कि टैंगडुन जैसा लेवल 12 का माहिर अंगरक्षक उसके पास होने से उसके दुश्मन हिचकिचाएंगे, लेकिन ये सुरक्षा सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। उसे याद आता है कि कैसे हत्यारे हुआंग जी ने उसे लगभग मार ही डाला था। अपनी अपार दौलत के दम पर उसके दुश्मन आसानी से किसी दूसरे माहिर को काम पर रख सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें वो युद्ध क्षेत्र में मिल गया था। साया घबराहट में पसीना पोंछते हुए अपना गिलास कसकर पकड़ लेता है। अब जब वो वापस आ गया है तो उसके दुश्मनों के पास उसे खत्म करने के और भी मौके हैं। उसे अपने दुश्मनों के दोबारा हमला करने से पहले अपनी सुरक्षा पक्की करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। खामोशी तोड़ते हुए टैंगडुन उलझन में साया की ओर देखता है और पूछता है कि क्या वे इस बार में सिर्फ शराब पीने आए हैं। साया के चेहरे के गंभीर भाव एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान में बदल जाते हैं। वो टैंगडुन को बताता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो उसके लिए बहुत खास है। एक और घूंट लेते हुए साया बेचैनी से दूसरी ओर देखता है और उम्मीद करता है कि अगर वो भी उसके लिए खास है तो वो जरूर आएगी।
उस शांत बार की खामोशी ऊंची एड़ियों की खटखटाहट से टूटती है। छोटे गुलाबी बैंगनी बालों वाली और एल्फ जैसे कानों वाली एक महिला वहां आती है और धीरे से साया का नाम पुकारती है। साया पीछे मुड़ता है और पूरी तरह से अविश्वास में उसका नाम पुकार उठता है। भावनाओं से अभिभूत होकर साया उस महिला को कसकर गले लगाता है। वो खुशी के आंसू बहाता हुआ बार बार कहता है कि उसे देखना कितना अद्भुत है। जब भी एक दूसरे को थामे होते हैं तो उन्हें गहरी राहत महसूस होती है। साया इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि वो महिला जीवित है, जबकि मेईफू स्वीकार करती है कि उसे कभी नहीं लगा था कि वो उसके निर्वासन के बाद उसे दोबारा देख पाएगी। जब ये पुनर्मिलित जोड़ा खुशी से हंस रहा होता है तो तांगदुन चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता है और उस महिला को एक गंभीर भावहीन नज़र से घूरता रहता है। अपनी गलती का एहसास होने पर तांगदुन का मेईफू से परिचय करवाता है और गर्व से बताता है कि ये योद्धा युद्ध क्षेत्र से उसका सबसे अच्छा दोस्त है, जिसने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर मेईफू का मिलनसार रवैया अचानक गायब हो जाता है। वो तांगदुन को एक ठंडी हिसाब किताब करने वाली नज़र से देखती है और एक सपाट सवालिया लहजे में जवाब देती है। उसकी शत्रुता को भांपते हुए तांगदुन आगे बढ़ता है और असहज रूप से उसके बहुत करीब झुक जाता है, जिससे मेईफू चौंक जाती है। वो विशालकाय योद्धा अपनी ठुड्डी खुजाता है और इस खबर पर उसकी प्रतिक्रिया को चुपचाप नोट करता है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए तांगदुन सीधे सीधे मेईफू पर आरोप लगाता है कि वो इस बात से नाखुश है कि उसने युद्ध क्षेत्र में साया को जीवित रखा। साया अचानक हुए इस टकराव से हक्का बक्का रहकर चीख पड़ता है, जबकि घबराई हुई मेईफू उस डरावने योद्धा की ओर ऊपर देखती रहती है। पसीने से तर और बेचैन मेईफू हकलाते हुए कमजोर सा इनकार करती है और तांगदुन की तीखी नज़र के सामने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए संघर्ष करती है। साया तेजी से उन दोनों के बीच में आ जाता है और तांगदुन को धक्का देते हुए अपने दोस्त से कहता है कि वो ऐसे बेतुके आरोप न लगाए। मेईफू को अपनी सुरक्षात्मक बाहों में भरते हुए साया घोषणा करता है कि वो उसकी प्रेमिका है और पूरे तारामंडल क्षेत्र में एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिस पर वो सचमुच भरोसा कर सकता है। तनाव तब कम होता है जब तांगदुन एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाता है और दावा करता है कि उसका आरोप बस एक गलत समय पर किया गया मजाक था। राहत महसूस करते हुए साया मेईफू से अपने दोस्त के इस रूखे मजाक के लिए उसे माफ करने को कहता है। प्यार से मुस्कुराते हुए मेईफू उसे आश्वस्त करती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। साया के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं जब वो पूछता है कि क्या वेल्स को उसके लौटने के बारे में पता है। मेईफू बताती है कि चूंकि राष्ट्रपति होबार्ट के साथ उसके आगमन की खबर सार्वजनिक हो चुकी है, इसलिए उसके दुश्मनों को लगभग इसके बारे में पता चल गया होगा। मेईफू साया को बार में ही छिपे रहने को निर्देश देती है। उसका इरादा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए लरिसा के परिवार में घुसने का है और वो वादा करती है कि अगर उसे कोई खतरा नजर आया तो वो वापस लौट आएगी। घबराकर साया विरोध करता है कि उसके परिवार के इलाके में अकेले चुपके से घुसना उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेईफू साया को चुप कराने के लिए अपनी उंगली उसके होठों पर रखती है। प्यार भरी मुस्कान के साथ वो जोर देती है कि उसके लिए खुद को खतरे में डालना कोई बोझ नहीं है और उसे तुरंत निकलना होगा। साया चुपचाप उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर उसे खतरे में जाने देने को लेकर चिंता और हिचकिचाहट साफ झलकती है। मेईफू अचानक मुड़ती है और तेजी से बाहर निकलने के रास्ते की ओर दौड़ती है। उसे जाने न दे पाने के कारण वो उसे रोकने के लिए जोर से आवाज देता है और तय करता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। साया बार के दरवाजे तोड़कर बाहर निकलता है। मेईफू का पीछा करता हुआ और उसका नाम पुकारता हुआ वो डॉकिंग एरिया में ठीक उसी समय पहुंचता है जब मेईफू खुद को एक शानदार हवा में तैरते ट्रांसपोर्ट जहाज के अंदर बंद कर लेती है। साया रुक जाता है, ये देखकर हैरान कि वो कितनी तेजी से उसे छोड़कर चली गई। पीछे छोड़ देती है। अचानक जहाज उड़ जाता है और साया को पीछे छोड़ देता है। कॉकपिट के अंदर मेईफू का प्यार भरा मुखौटा उतर जाता है और उसकी जगह एक ठंडी तीखी नज़र ले लेती है। वो साया के कोऑर्डिनेट्स एक गश्ती बेड़े को भेजती है और उन्हें आदेश देती है कि साया की मौत पक्की करने के लिए एक भारी गामा तोप से हमला करें। अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठते हुए मेईफू इस मामले को दबाने की योजना बनाती है और इस हमले का दोष सिस्टम में आई खराबी कर मढ़ देती है। वो मांग करती है कि ये ऑपरेशन 1 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। मेईफू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वो साया के नए फौजी ओहदे का मजाक उड़ाती है और ताना मारती है कि एक अनुभवी सैनिक उसके परिवार जैसे ताकतवर झूठे लोगों को कभी नहीं डरा सकता। एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी की तस्वीर दिखाई देती है जिसके हाथ में लाल वाइन का गिलास है। मेईफू मुस्कुराती है।
उसे वेल्स कहकर पुकारती है और पूछती है कि क्या उसने ये सारी घटनाएं देखी हैं। मेई फू के चेहरे के हाव भाव सख्त हो जाते हैं जब वो ये मानती है कि लेवल 12 का वो योद्धा लगभग उसकी असलियत पहचान ही गया था। वो आगे कहती है कि शुक्र है साया भोला ही बना रहा और उसे मेई फू के धोखे पर जरा भी शक नहीं हुआ। वेल्स मेई फू से पूछता है कि अब उसका अगला कदम क्या होगा। एक आलीशान कुर्सी पर बैठकर मेई फू की तस्वीर को देखते हुए वेल्स पूछता है कि क्या ये आखिरी इम्तिहान है जिसे पास करने के बाद ही वो उससे आधिकारिक तौर पर शादी कर सकती है। आत्मविश्वास से भरी हंसी के साथ पीछे की ओर झुकते हुए वेल्स उससे कहता है कि वो निश्चित रूप से इसे इसी नज़रिए से देख सकती है। वेल्स के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो बड़े ही बेपरवाही से कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेई फू पहले उसके भाई की प्रेमिका थी। इस तरह वो साया के साथ अपने रिश्ते का राज खोल देता है। ये सुनकर मेई फू को घिन आती है। वो बौखलाकर वेल्स पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो बार बार अतीत की बातें ना करे। मुट्ठी भींचते हुए मेई फू शिकायत करती है कि साया जैसे बेवकूफ़ के साथ रहने का ख्याल आते ही उसका मन करता है कि वो फिर से अपना शरीर बदल ले। मेई फू की इस प्रतिक्रिया पर वेल्स को मज़ा आता है। वो मुस्कुराता है, अपनी वाइन का घूंट लेता है और फिर हल्के फुल्के अंदाज में माफ़ी मांगते हुए मेई फू से अपनी रिपोर्ट जारी रखने को कहता है। मेई फू अपनी मुट्ठी भींचती है और ऐलान करती है कि वो गश्ती जहाज की गामा तोप को खुद ही चालू करेगी ताकि ये पक्का हो सके कि ये हत्या कमीशन हर हाल में कामयाब हो। अपनी वाइन को गिलास में घुमाते हुए वेल्स थोड़ा शक भरी नज़र से देखता है और कहता है कि टैंग डन जैसे लेवल 12 के माहिर को भला इस तरह के हथियार से कैसे मारा जा सकता है। मेई फू बड़े ही ठंडे अंदाज में उसकी बात सुधारती है और समझाती है कि उस अंगरक्षक का जिंदा रहना या मरना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि साया अभी सिर्फ लेवल 11 पर है, इसलिए ये धमाका उसे भाप बनाकर उड़ाने के लिए काफ़ी होगा। उसकी बेरहमी से खुश होकर वेल्स उसकी चालाकी की तारीफ करता है और कहता है कि ये बात उसे उसकी भविष्य की काउंटेस बनने के लिए कहीं ज़्यादा काबिल बनाती है। फिर वो पूछता है कि वो हमला कब करेगी। उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल जाती है और मेई फू जवाब देती है कि वो अभी हमला शुरू कर रही है। काफ़ी ऊंचाई पर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स पर लॉक हो जाता है और धरती पर ऊर्जा की एक ज़बरदस्त किरण छोड़ता है। अपने जहाज़ पर सुरक्षित बैठी मेई फू उस विशाल धमाके को देखती है जो डॉकिंग बे को चीर डालता है। वो पागलों की तरह हंसती है और वेल्स से कहती है कि ये धमाका साया के लिए एक बेहतरीन अंतिम संस्कार है। हालांकि मलबे में जब धूल छटती है तो पता चलता है कि साया अभी भी जिंदा है और उस धोखे से सन्न रह गया है। उसका अविश्वास तुरंत ही शुद्ध गुस्से में बदल जाता है और उसकी आंखें बैंगनी रंग से चमकने लगती हैं। गुस्से से भरा साया उस औरत को कोसता है जिसने अभी अभी उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिया और तांग डुन अंतरिक्ष की विशालता में तैर रहे हैं। सिया अपने हाथों में पकड़ी एक चमकती नीली होलोग्राफिक स्क्रीन को एकटक घूर रहा है। जैसे जैसे वो स्क्रीन को घूरता है, सिया कांपने लगता है और रो पड़ता है, इस बात से दुखी कि जिस औरत से वो प्यार करता था वो उसकी हत्या की कोशिश करके उसे धोखा दे सकती है। तांग डुन पीछे से अपने परेशान दोस्त के पास आता है और उसके कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखता है। उसे खुश करने की कोशिश करते हुए तांग डुन कहता है कि शादी से पहले ही किसी औरत के धोखेबाज स्वभाव का पता चल जाना बेहतर है, क्योंकि एक बुरी पत्नी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती। सिया का दुख जल्दी ही जलते हुए गुस्से में बदल जाता है और वो चुपचाप अपने दोस्त की बात मान लेता है। गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए सिया ऐलान करता है कि वो औरत उसके एहसासों के लायक नहीं है। वो कहता है कि अगर उसे अपने दुश्मनों से छिपकर ना रहना पड़ता तो वो उसे मार डालता और कुत्तों को खिला देता। वो कसम खाता है कि अपना बदला लेने से पहले वो कुछ और दिन सब्र करेगा। शांत होने के बाद सिया तांग डुन से अपने साथ एक आखिरी जगह चलने को कहता है। सिया बताता है कि वे ऐसी जगह जा रहे हैं जो उसकी किस्मत तय करेगी। फिर वे दोनों अंतरिक्ष में उड़ते हुए एक विशाल घूमती हुई बैंगनी रंग की ब्रह्मांडीय घटना की ओर बढ़ते हैं। इस बीच लू शेंग के सपनों की दुनिया में एक तबाह शहर ज़ॉम्बी जैसे जीवों से भरा हुआ है। अचानक आसमान से नीली बिजली का एक विशाल खंभा नीचे गिरता है, जमीन को तोड़ देता है और उन जीवों को उड़ा देता है। ऊर्जा के इस तूफान के बीच लू शेंग एक विशाल कई आंखों वाले जानवर से लड़ता है। लड़ाई का अनुभव पाने के लिए उसे एक जोरदार मुक्का मारता है।
लड़ाई के दौरान लू शेंग को एक जानी पहचानी शक्तिशाली ऊर्जा का झटका महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन आ गया है और वो इसे एक बेहतरीन मौका मानता है अपनी हाल की ट्रेनिंग को परखने का। वापस असली दुनिया में एक ट्रांसपोर्ट जहाज के अंदर लू शेंग पालथी मारकर बैठा है और अपनी गहरी समाधि से बाहर आ रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है, उसके चेहरे पर गंभीरता है और उसका ध्यान आने वाले खतरे पर टिका है। घबराया हुआ हाई जी दाओ दौड़ते हुए अंदर आता है और लू शेंग को चेतावनी देता है कि उसे लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के आने का एहसास हुआ है। लू शेंग शांत रहते हुए खड़ा होता है, अपने कफ ठीक करता है और बस इतना कहता है कि उसे ये बात पहले से ही पता है। हाई जी दाओ लू शेंग को याद दिलाता है कि जब उनके साथ एक स्टेलर कमांडर उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है तो वे सुरक्षित होने चाहिए। वो सुझाव देता है कि एहतियात के तौर पर वे मुख्य लाउंज में इकट्ठा हो जाएं। लू शेंग को सुरक्षा के लिए 3 आदमियों का एक साथ जमा होना कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन वो जाने के लिए मान जाता है। जहाज के भविष्यवादी लाउंज में लू शेंग, एल्फ विलक्षण प्रतिभा आओ नोंग ट्यूरिंग और हाई जी दाओ इकट्ठा होते हैं, जबकि बाहर मौजूद किसी शक्तिशाली शक्ति के कारण जहाज हिल रहा होता है। कमरे में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा जाता है क्योंकि तीनों योद्धा चुपचाप बैठे अपने विचारों में खोए होते हैं। आंखें बंद किए हुए लू शेंग बिल्कुल बेफिक्र है क्योंकि उसे स्टेलर कमांडर की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। वो इस समय का उपयोग अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करता है, लेकिन आओ नोंग ट्यूरिंग चुप्पी तोड़कर बातचीत शुरू करता है। घबराहट में मुस्कुराते हुए वो एल्फ आदरपूर्वक लू शेंग को भाई कहकर पुकारता है और पूछता है कि क्या उसका भौतिक शरीर उस महान सॉवरेन स्तर तक पहुंच गया है। लू शेंग उस एल्फ को एक भावहीन नज़र से देखता है क्योंकि उसे ये बात अजीब लगती है कि उससे सैकड़ों साल बड़े व्यक्ति ने उसे भाई कहकर पुकारा है। इस अजीबपन के बावजूद लू शेंग को एहसास होता है कि ये ब्रह्मांड के शक्ति स्तरों के बारे में और अधिक जानने का एक अच्छा अवसर है। लू शेंग स्वीकार करता है कि उसे अपने पिछले परीक्षण से केवल अमर स्तर के बारे में पता है और वो एल्फ से उससे ऊपर के उच्च स्तरों के बारे में समझाने को कहता है। सीधा होकर बैठते हुए आओ नोंग ट्यूरिंग बताता है कि उसके पास अमर स्तर की रक्त वंशावली है। अगला स्तर सॉवरेन है, जो इतना दुर्लभ है कि आमतौर पर पूरे एक तारामंडल में ऐसे 10 से भी कम लोग होते हैं। जैसे जैसे लू शेंग दिलचस्पी से सुनता है, वो एल्फ आगे जोड़ता है कि एक सॉवरेन हर 100 अरब तारों में से केवल एक बार ही प्रकट होता है, हालांकि उसे उससे ऊपर के स्तरों के बारे में जानकारी नहीं है। इस बातचीत से अमर स्तर से ऊपर की पूरी पदानुक्रम यानी हायरार्की पता चलती है, सॉवरेन, शासक और शाश्वत। पास खड़े हाई जी दाओ भी इस चर्चा में शामिल हो जाते हैं और समझाते हैं कि जिन प्राणियों के पास अमर स्तर का शरीर या उससे उच्च स्तर का शरीर होता है, वे मूल रूप से आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। हाई जी दाओ आगे कहते हैं कि वे एक उच्च प्रजाति के समान होते हैं। हालांकि वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि अमर लोगों की दुर्लभता के बावजूद अमर स्तर पर मौजूद लोग उतने अधिक शक्तिशाली नहीं होते जितना कोई सोच सकता है। इससे ये संकेत मिलता है कि अगले उच्च स्तरों और इस स्तर के बीच शक्ति का एक बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। आओ नोंग ट्यूरिंग का गर्व टूट गया, ये सुनकर कि उसकी दुर्लभ अमर रक्त रेखा ऊंचे स्तरों पर कोई पक्का फायदा नहीं देती। वो एल्फ निराश हो गया। स्पष्ट रूप से नाराज होकर उस टैलेंटेड एल्फ ने जानना चाहा कि हाई जी दाओ का क्या मतलब है। हाई जी दाओ ने शांति से समझाया कि हालांकि एक अमर रक्त रेखा साधना की गति में एक बहुत बड़ा फायदा देती है, लेकिन इसमें एक बड़ी पेंच है। उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उसने कहा कि एक बार जब योद्धा 13वें स्तर तक पहुंच जाते हैं तो अमर लोगों और आम साधकों के बीच का फासला तेजी से कम हो जाता है। पीछे की ओर झुकते हुए लू शेंग ने इसके पीछे का तर्क समझ लिया। उसने पूछा कि क्या ऐसा नियम की शक्ति के कारण है, जिसकी हाई जी दाओ ने पुष्टि की। हाई जी दाओ ने समझाया कि एक अमर व्यक्ति की शुरुआती ताकत उस नियम की शक्ति से आती है जो जन्म से ही उनके अंदर छिपी होती है। इसकी वजह से वो दूसरों को आसानी से हरा पाते हैं, लेकिन 13वें स्तर के बाद सब कुछ बदल जाता है। लू शेंग को अमर लोगों के लिए ये कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने ये बात सामने रखी कि चूंकि हर योद्धा को 13वें स्तर तक पहुंचने के लिए नियम की शक्ति में महारत हासिल करनी ही पड़ती है, इसलिए अमर लोगों का जन्मजात फायदा खत्म हो जाता है। आयदाओ ने नोटिस किया और कहा कि कोई भी आम योद्धा जो लेवल 13 तक पहुंचता है, उसे खुद पूरी तरह से मैच्योर इमॉर्टल माना जा सकता है। मुस्कुराते हुए हाई जी दाओ आई नोंग ट्यूरिंग को देखता है और बताता है कि इसी वजह से एल्फ लेवल 13 के दुश्मन को नहीं हरा सका। अपने टैलेंट के बावजूद सच्चाई आई नोंग ट्यूरिंग को जोर से मारती है।
वो बुदबुदाता है कि उसका ब्लड लाइन सिर्फ एक अर्ली एडमिशन टिकट था, पावर की गारंटी नहीं। फिर वो पूछता है कि सॉवरेन लेवल अलग कैसे है। हाईजी दाऊ ऊपर देखता है, सॉवरेन टियर के रहस्यों को समझाने वाला होता है। अचानक जहाज पर एक भयानक प्रेशर पड़ता है, जिससे वे रुक जाते हैं। हाईजी दाऊ को एहसास होता है कि लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन और स्टेलर कमांडर ने आखिरकार असली लड़ाई शुरू कर दी है। बिना घबराए लू शेंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसे शॉकवेव्स महसूस होती हैं। वो देखता है कि डार्क एंटिटी का ऑरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। दूसरे ग्रह पर दो चोगा पहने लोग एक हल्की रोशनी वाली पत्थर की गली से गुजर रहे हैं। वे जिया और टैंग डुन हैं। जिया अपना हुड पीछे खींचता है और कहता है कि वे हाउस ऑफ ऑल थिंग्स नाम की जगह पर पहुंच गए हैं। टैंग डुन अपना हुड पीछे खींचता है, अजीब नाम से कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि जिया को ऐसी छिपी हुई जगह कैसे मिली। जिया बताता है कि आधे साल पहले उसके पिता की मौत के बाद शराब के नशे में एक हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया था। वो इस गली में भाग गया जहां दुकान के मालिक ने उसे बचाया। टैंग डुन साफ साफ कहता है कि ये किसी सस्ते सोप ओपरा की कहानी जैसा लगता है। जिया बताता है कि दुकान के मालिक ने ही उसे बाहरी अंतरिक्ष के युद्ध के मैदान में भागने की सलाह दी थी। वो कहता है कि उसके बिना वो कभी टैंग डुन या लू शेंग से नहीं मिल पाता। जिया मानती है कि लौटने के बाद से वे लू शेंग का नाम लेने से बचते आ रहे हैं। योद्धा की ताकत इतनी ज्यादा लगती थी कि जिया को कभी कभी शक होता था कि उनकी मुलाकातें असली थीं। जैसे ही वे बात खत्म करते हैं, रहस्यमयी दुकान के भारी दरवाजे उनके सामने चरमराते हुए खुलते हैं। हरे बालों, एल्फ जैसे कानों और शैतानी सींगों वाली एक आकर्षक महिला परछाई से बाहर निकलती है। वो मुस्कुराती है, जिया का स्वागत करती है और उन्हें अंदर बुलाती है। जिया और बेचैन टैंग डुन रहस्यमयी चुड़ैल के सामने एक डेस्क पर बैठे हैं, जिसे जिया यिन कहती है। पसीना बहाते हुए जिया यिन से मार्गदर्शन के लिए बेताब होकर विनती करती है। वो मानता है कि वो फिर से किस्मत में फंसा हुआ महसूस कर रहा है और उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। यिन अपनी आंखें बंद करती है और मुस्कुराती है। वो धीरे से जिया से कहती है कि वो किसी बंद गली में नहीं है। उसका असली रास्ता हमेशा उसके सामने रहा है, लेकिन वो उस पर चलने से बहुत डरता रहा है। जिया और टैंग डुन उसके रहस्यमय जवाब से पूरी तरह हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना एक और शब्द कहे यिन डेस्क पर एक लुढ़का हुआ स्क्रोल जिया की ओर खिसकाता है और उसे बताता है कि इसमें वो सब कुछ है जो वो जानना चाहता है। जिया घबराकर स्क्रोल उठाती है और पूछने लगती है कि ये क्या है। एक शरारती मुस्कान के साथ यिन अपनी टोपी नीचे खींचती है और उससे सवाल न पूछने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो वहीं लौट जाए जहां से वो आया था। जिया धीरे धीरे स्क्रोल खोलती है। जैसे ही वो और टैंग डुन इसे पढ़ते हैं, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। स्क्रोल पर चमकता हुआ टेक्स्ट एक जबरदस्त भविष्यवाणी देता है। उस इंसान से मिले जिसे आप पहले जानते थे, वहां लौटे जहां से ये सब शुरू हुआ था। जो आपका है उसे वापस ले लें। तारों की चोटी पर ताज पहने हुए उसने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस रहस्यमय घर से निकलने के बाद सिया और तांगडुन शहर की धुंधली रोशनी वाली पत्थरों से बनी सड़कों पर चलने लगते हैं। दोनों ने रात की ठंड से बचने के लिए अपने लबादे कसकर लपेट रखे हैं। टांगडुन अपने दोस्त की ओर देखता है और शक भरे अंदाज में पूछता है कि क्या सिया को सच में उस चुड़ैल की पहेली जैसी सलाह पर भरोसा है। यिन के हाव भाव याद करते हुए वो कहता है कि उसे लगा था कि उसकी मार्शल आर्ट की ताकत सिर्फ लेवल 10 की है। सिया मान लेता है कि सच कहूं तो उसे खुद भी पक्का नहीं पता कि उसे उसकी सलाह पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो अपनी मजबूरी बताते हुए कहता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसे एहसास होता है कि उसे जो नया फौजी हीरो का खिताब मिला है वो भी ताकतवर लायर्स परिवार से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। सिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मुट्ठियां भींचते हुए जोर से शिकायत करता है कि हाल ही में उस पर जो जानलेवा हमला हुआ उससे साबित होता है कि असल में किसी को भी उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं है। तांगडुन जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें देखने लगते हैं। गहरी सांस लेते हुए सिया दुख जताता है कि जिस औरत से उसने शादी करने का सोचा था उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा दे दिया। उस कागज के रोल को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा झलकने लगता है। वो तय कर लेता है कि अब उसके पास उस भविष्यवाणी में लिखी किस्मत को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। सिया उस कागज के रोल में लिखी पहली पहेली को समझने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसे उस इंसान से मिलने को कहा गया है जिसे वो सबसे पहले जानता है।
वो सोचता है कि क्या इसका मतलब उसका पहला दोस्त है या फिर बचपन का कोई साथी। अचानक उसे कुछ समझ आता है और वो जोश में आकर तांगडुन से कहता है कि शायद उसने इस पहेली को सुलझा लिया है। सोचते हुए अपनी ठोड़ी सहलाते हुए सिया अपनी सोच के पीछे का कारण बताता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिस इंसान को वो अपनी जिंदगी में सबसे पहले जानता था वो जरूर उसकी जुड़वा बहन होगी, क्योंकि किसी और के आने से पहले वे दोनों माँ के पेट में एक साथ थे। सिया के इस खुलासे से तांगडुन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे ये जानकर जबरदस्त झटका लगता है कि सिया का कोई जुड़वा भी है। सिया का जोश धीरे धीरे चिंता में बदल जाता है जब वो इस मामले की मुश्किलों के बारे में बताता है। जब वे बहुत छोटे थे तभी उसकी बहन को उसके परिवार से दूर ले जाकर उसकी माँ के मायके वालों ने पाला पोसा था। वो मानता है कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो ये भी लगभग भूल ही चुका था कि उसकी बहन दिखती कैसी है। अचानक सिया और तांगडुन ऊपर से आती एक तेज रोशनी और जोरदार गड़गड़ाहट से चौंक जाते हैं। वे विस्मय से ऊपर देखते हैं जब एक विशाल बेहद उन्नत अंतरिक्ष यान अचानक रात के आसमान से सीधे शहर के ऊपर उतरता है। घबराकर तांगडुन पूछता है कि कोई यान सीधे उनकी जगह पर कैसे आ सकता है, जबकि डरी हुई सिया को डर है कि उसके हत्यारों ने उसे पहले ही ढूंढ लिया है। हालांकि जब सिया यान के बाहरी हिस्से पर एक चमकता हुआ नीला निशान देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये एक एक्सेल क्लास यान है। उलझन में पसीना पसीना होते हुए सिया बताता है कि ये पूरे बोलो स्टार सेक्टर में उपलब्ध सबसे ऊंचे दर्जे का निजी अंतरिक्ष यान है। वो बताता है कि यहाँ तक कि उसके पास, जो लेरिस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, कभी ऐसा यान नहीं था, जिसका मतलब है कि उसका पीछा करने वाले आम लोग तो इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकते। यान के निचले हिस्से से रोशनी की एक चमकदार पीली किरण नीचे आती है और वे दोनों आदमी ध्यान से देखते हैं जब एक परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। वो आकृति जमीन पर उतरती है और एक महिला सामने आती है जिसने शानदार हील्स पहनी है। वो महिला उनके सामने खड़ी होती है और उससे एक शाही और परिष्कृत आभा निकल रही होती है। उसके लंबे गहरे बैंगनी बाल और तेज नीली आंखें हैं और उसने एक शानदार काली पोशाक पहनी है जो सफ़ेद फर और हरे जेड के गहनों से सजी है। उसे घूरते हुए सिया को उस रहस्यमयी महिला से एक अजीब जानी पहचानी जुड़ाव महसूस होता है। आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो हिचकिचाते हुए उसका नाम पुकारता है और पूछता है कि क्या वो पायर है। वो महिला प्यार से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे ये देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी सिया को उसका नाम याद है। अपनी आकर्षक नीली आंखें खोलकर पायर प्यार से सिया को संबोधित करती है और उसे अपना बहुत पहले खोया हुआ भाई कहती है। अविश्वास में जमा सा सिया महसूस करता है कि उस चुड़ैल की पहेली तुरंत सच हो गई है, जिससे उसे सचमुच ऐसा लगता है मानो किस्मत की देवी सीधे उसके रास्ते का मार्गदर्शन कर रही हो। इस बीच लू शैंग को ले जा रहे परिवहन यान पर यान बाहर चल रही विशाल ब्रह्मांडीय लड़ाई के कारण जोर जोर से हिलता रहता है। लू शैंग एल्फ जाति के विलक्षण बालक आओ नोंग ट्यूरिंग के बगल में शांति से बैठा है। हाई जीदो उनके सामने खड़े हैं और दोनों युवा योद्धाओं को याद दिलाते हैं कि उनके सुरक्षित सफर को पक्का करने के लिए वो महान कमांडर इस समय लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन से लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि कमांडर की सुरक्षा में रहते हुए उन्हें बस आराम से नहीं बैठना चाहिए। हाई जीदो ऐलान करते हैं कि अब कुछ खास ट्रेनिंग का समय आ गया है। वे खुद उन्हें लेवल 12 और लेवल 13 के बीच का बहुत बड़ा फर्क दिखाना चाहते हैं, ताकि वे अकेडमी पहुंचने से पहले पूरी तरह तैयार हो सकें। इस अनुभव के लिए उत्सुक लू शैंग और आओ नोंग ट्यूरिंग दोनों ही चुनौती स्वीकार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चलते हुए लू शैंग अपनी हाल ही की उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं। हालांकि तकनीकी तौर पर उन्होंने 4 लेवल 13 वाली शक्तियों को मार गिराया है, लेकिन वे ज्यादातर बिना दिमाग वाले जानवर और ड्रीम स्पेस के ज़ॉम्बी ही थे। वे सोचते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी असली बेहतरीन लेवल 13 इंसान से लड़ाई नहीं की है। इसी वजह से वे हाई जीधों की असली ताकत को परखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। हाई जीधो दोनों होनहारों को जहाज के धातु के गलियारों से होते हुए एक भारी धमाका रोधी दरवाजे तक ले जाते हैं, जिस पर ट्रेनिंग रूम लिखा है। वे बताते हैं कि ये ट्रेनिंग रूम ही जहाज की एकमात्र ऐसी जगह है जो सचमुच बहुत कीमती है। पूरे जहाज का सबसे मजबूत हिस्सा।
इसे खुद स्टेलर कमांडर ने मजबूत बनाया था, जिससे ये इतना टिकाऊ हो गया कि लेवल 13 के एक्सपर्ट्स की पूरी ताकत का सामना कर सके। वो आगे कहते हैं कि अगर जहाज का बाकी हिस्सा टूट भी जाए तो भी ये कमरा सुरक्षित रहेगा। लू शेंग कमरे को ध्यान से देखता है और चुपचाप इसकी शानदार बनावट और कमांडर की ताकत के बचे हुए असर को महसूस करता है। ट्रेनिंग फ्लोर पर कदम रखते ही हाई जीडो अपना हथियार निकाल लेता है और उसके शरीर के चारों ओर एक गहरी शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ने लगती है। वो उन दोनों होनहारों की ओर देखता है और पूछता है कि उनमें से कौन सबसे पहले उससे लड़ना चाहता है। लू शेंग और आओ नोंग ट्यूरिंग एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहते हैं और एक दूसरे की ओर हल्की सी नजर डालते हैं। आओ नोंग ट्यूरिंग तेजी से आगे बढ़ता है और पहली लड़ाई के लिए खुद को पेश करता है। लू शेंग हल्के से मुस्कुराता है और उस एल्फ को अपने से पहले जाने की इजाजत दे देता है। मन ही मन घबराया हुआ आओ नोंग ट्यूरिंग अपनी असली वजह स्वीकार करता है। उसे डर है कि अगर उसने लू शेंग को लेवल 13 के एलीट से पहले लड़ते हुए देख लिया तो उसकी ताकत का वो जबरदस्त प्रदर्शन उसका सारा आत्मविश्वास तोड़ देगा और उसकी लड़ने की हिम्मत खत्म कर देगा। शानदार एक्सेल जहाज के अंदर जाते हुए पायर गर्मजोशी से सिया और टैंगडन को, जिन्होंने अपने भारी लबादे उतार दिए थे, आराम से बैठने के लिए आमंत्रित करती है। वे तीनों जहाज के आलीशान लाउंज में रखी एक भव्य और खूबसूरती से सजी डाइनिंग टेबल के चारों ओर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सिया का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो तुरंत अपनी बहन से सवाल करता है कि वो इतनी जल्दी उसका पता लगाने में कैसे कामयाब रही। आराम से अपनी गर्म चाय की चुस्की लेते हुए पायर बेपरवाही से जवाब देती है कि उसका पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। सिया चुपचाप ये बात समझ जाता है कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी माँ के परिवार वालों के पास असल में उसके अपने परिवार यानी लरिसा से भी ज्यादा ताकत और रसूख हैं। थोड़ा आशंकित होते हुए सिया अपना दूसरा सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि इतने लंबे समय बाद वो खास तौर पर उसे ही क्यों ढूंढने आई है। एक गर्मजोशी भरी और प्यार भरी मुस्कान के साथ पायर कहती है कि ये सीधी सी बात कि वो उसका सगा भाई है ही इसके लिए काफ़ी वजह है। फिर उसके चेहरे पर थोड़ी और समझदारी झलकती है और वो आगे कहती है कि उसकी जानकारी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी आजकल कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। इससे पहले कि सिया कुछ समझा पाता, टैंगडन बेसब्री से बीच में बोल पड़ा, जिससे सिया का शक पूरी तरह से पक्का हो गया। उस विशाल योद्धा ने पायर को साफ साफ बता दिया कि सिया बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उसने बताया कि जिस औरत से वो बेइंतहा प्यार करता था, उसी ने उसे धोखा दिया है। उस औरत ने उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर उसके साथ बेवफाई की और उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी। पूरी तरह से शर्मिंदा होकर सिया का चेहरा लाल हो गया और वो घबराहट में अपना आपा खो बैठा। उसने मजाकिया अंदाज में टैंगडन पर चिल्लाते हुए पूछा कि उसे हर शर्मनाक बात जोर जोर से बताने की क्या जरूरत थी। अपने भाई को अपने मुंहफट दोस्त के साथ बहस करते देखकर पायर ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से सचमुच मजे लेते हुए हंस पड़ी। पायर ने प्यार से सिया को दिलासा दिया और उसे यकीन दिलाया कि हाल ही में मिले धोखे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी प्यारी बहन हमेशा उसके साथ है, जिस पर वो भरोसा कर सकता है। दिलासे देने वाली बातों के बावजूद सिया के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने पायर से कहा कि हालांकि वो अपनी इकलौती बहन से मिलकर सचमुच बहुत खुश है, लेकिन वो चाहता है कि पायर उससे पूरी तरह से सच बोले। सिया ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा कि जब वे बच्चे थे तभी अलग हो गए थे, ऐसे में सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से ही कोई इतना बड़ा बचाव करने के लिए नहीं आएगा। उसने पायर से साफ साफ बोलने को कहा और वो असली व्यावहारिक वजह बताने को कहा, जिसकी वजह से उसने ठीक इसी समय सिया को ढूंढा है। पायर का चंचल अंदाज अचानक एक गंभीर तेज नजर में बदल गया। उसने अपने भाई से पूछा कि क्या वो सचमुच पूरी सच्चाई जानना चाहता है। सिया ने पक्के तौर पर कहा कि हाँ, वो जानना चाहता है। वहीं टैंगडन उसके बगल में चुपचाप बैठा रहा और परिवार के बीच चल रही उस तनावपूर्ण बातचीत को गौर से देखता रहा। उसने भी अब अपना मजाकिया नाटक बंद कर दिया था। पायर ने बताया कि हाल ही में उसकी मां के परिवार को सिया के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और संवेदनशील जानकारी मिली है। इस आने वाली मुसीबत की वजह से उसे तुरंत सिया को ढूंढने और उसे एक खास जगह तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए भेजा गया था। इस अचानक हुए खुलासे से सिया साफ तौर पर हैरान रह गया। उसने पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। जवाब में पायर ने बस अपनी पतली उंगलियां चटकाईं। तुरंत ही मेज के ऊपर एक ग्रह का विशाल होलोग्राफिक नक्शा उभर आया। पायर ने बताया कि इस नक्शे में प्लैनेट मर्डोना दिखाई दे रहा है, जो लार्स परिवार का पुश्तैनी घर है। उसने ये भी बताया कि परिवार के नए वारिस को चुनने के लिए होने वाला आधिकारिक उत्तराधिकार समारोह ठीक एक हफ्ते बाद वहीं पर होगा। आंखों में एक तेज और दृढ़ भाव लिए पायर ऐलान करती है कि उसके परिवार ने उसे उस समारोह में उसे लाने के लिए भेजा है, ताकि वो जोर जबरदस्ती से वो सब कुछ वापस हासिल कर सके जो सही मायनों में उसी का है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें